एंड एज द प्रोसेस गोस, है ना, अभी आई लोअर द हैंड्स एंड ऑन द काउंट ऑफ 3 यू गाइस कैन रेज द हैंड, तो उस सीक्वेंस में देन विल स्टार्ट इट। ओके, चलो, सो आई विल स्टार्ट द काउंट डाउन। 1, 2, 3 एंड गो। चलो, ग्रेट, वंडरफुल। सो एज पर द सीक्वेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी, है ना, डाउट सॉल्विंग। आई गेस स्क्रीन भी सबको दिख रही है एंड वॉल्यूम भी सबको प्रॉपरली आ रहा है। चलो, ग्रेट, लेट अस स्टार्ट विद इट। वेयर कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग? मिलेगी आपको लिंक, आई विल पुट इट इन द ग्रुप। जब प्रोसेस हो जाएगा तो कल मॉर्निंग में आपको उसका लिंक डाउट सॉल्विंग का मिल जाएगा कम्युनिटी, राइट। चलिए, तो विल स्टार्ट विद मिस्टर रोहित। यस, रोहित जी बोलिए। हेलो। आपका नेट चेक कर लीजिए एक बार, ब्रेक हो रही है आवाज़। सर आवाज आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अभी आ रही है ना? यस, अभी आ रही है, बोलिए। सर गुड गुड इवनिंग यस, सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा जो क्वेश्चन है आज का, सर मैं उस साइकोलॉजी से रिलेटेड पूछना चाह रहा था। एक्चुअली सर हाँ, मेरे साथ आजकल ट्रेडिंग में क्या हो रहा है कि मतलब आजकल मैंने लॉट बढ़ाया है, जब से तब से मैं मतलब लॉसेस फेस कर रहा हूँ ओके, हाँ। कुछ दिन से। तो सर इसके पीछे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो सब कुछ मतलब जो आपने सिखाया है वो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है। आज का एग्जांपल बता दीजिए। आज कोई किसी ट्रेड में लॉस हुआ है, कैसे, कोई आप सर डिस्कस कर आज सकते हैं? मैंने आज मैंने सर ये बैंक निफ्टी का लास्ट दो 2 ढाई 3 बजे वाला जो पुलिस उसमें बना था, वहां पे भी मुझे थोड़ा सा लॉस हो गया। आपने ये ब्रेकआउट पे किया है 2 बजे, ये वाला ना? पुलिस एंगल में। हाँ। अच्छा, हाँ, ओके, ये ओके, ओके। आपने ग्रुप में मैसेज पढ़ा था, आ, जो मॉर्निंग में डाला था? सर एक्चुअली मैं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाया, तो मैं हाँ, आज दिन के ओके, ओके, बाद आया था ट्रेड मतलब। ठीक है, चलेगा। चलो, अभी डिस्कस कर लेते हैं आज का बैंक निफ्टी के। अभी मॉर्निंग में देखिए, सबसे पहले व्हाट वाज द एक अपना जो था कि एक पीडीएल के ऊपर अगर मार्केट डब्ल्यूआरसी से निकलता है तो ये एक मार्केट में एक रिवर्सल ट्रिगर करेगा। रिवर्सल मतलब जो भी एटलीस्ट कल का उसका ये रेजिस्टेंस एरिया है विच इज़ 39,300 के अराउंड, वहाँ तक वो फिर अटेम्प्ट करने जाएगा, तो उतना उसके पास स्पेस है। और अगर वो रिवर्सल कंटिन्यू रहेगा तो फिर मार्केट जो कंप्लीट रिवर्सल जब आता है तब वो पीडीएल से पीडीएच पूरा भाग जाता है। जैसे कल के रिवर्सल में हुआ था, मार्केट पीडीएच से पीडीएल आया था, तो आज अगर वो कंप्लीट रिवर्सल ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो पीडीएस तक चल जाएगा। बट आज क्या हुआ, वो ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो साइडवेज ही जाके वहीं पे एंड हो गया। तो इस केस में अभी सबसे पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो मॉर्निंग में जो मैंने मैसेज दिया था कि पीडीएल के ऊपर अगर डब्ल्यूआरसी आएगा तो ये एक मार्केट में अपना एक रिवर्सल ट्रिगर करेगा। बट हमारा मेन है कि हमें वो ट्रेड ने एटलीस्ट प्रॉफिट दे दिया, राइट। और उसके बाद अगर आपने पुट सेल भी किया है एक्सपायरी का, तो वो वैसे भी कुछ स्पाइक नहीं मारे, वो पुट्स हमेशा डेड ही रहे हैं, वो उतना ज़्यादा उनमें इम्पैक्ट आया नहीं। तो उसका लॉजिक पहले समझेंगे। सबसे पहले जब भी मार्केट जब नीचे गया वहाँ पे 38,600, तो जब आप आर्ली चार्ट पे जाओगे तो 38,600 वाला जो लेवल है, तो वो एक तरीके से उसके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम का एक जोन हो जाता है, राइट। वो उसके लिए हायर टाइम फ्रेम का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट वहाँ से जो है 38,600 टच किया, जो उसके बाद फिर जब मार्केट ऊपर आने लगा तब एक चीज़ एक तरीके से जो विक्स है उसमें चेंज हुआ है। जब मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू जब बनाया तो उस टाइम पे अगर आप अब इंडिया विक्स जब ऑब्जर्व करोगे तो 1035, अराउंड 1035 को इंडिया विक्स में भी काफ़ी एकदम स्ट्रॉन्ग फॉल मार्केट में इस्टेब्लिश हुआ। तो ये मतलब जो रिवर्सल है उसको वो वैलिडेट कर रहा है। अगर इंडिया विक्स गिरता नहीं
वही के वही स्टैग्नेंट रहता, तो ये जो रिवर्सल है वो फिर बहुत बार रिलायबल नहीं होता है, राइट। तो ये इस रिवर्सल को इसने भी सप्लीमेंट किया, तो वो एक अपना मेन रीज़न था। अब रिवर्सल का, अब आपके ट्रेड पे आते हैं। अब जब आपने ट्रेड लिया विच वाज अराउंड ये 2:20 की कैंडल पे आपने ट्रेड लिया है, तो सबसे पहले हम सेटअप पे जाएंगे। जो सेटअप इसने ट्रिगर किया है वो आज आर का सेटअप था, ठीक है। जो अभी स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ छोड़ दो, सेकेंड हाफ का जो सेटअप है, बेस बिल्डिंग अपना 4 कैंडल्स देखेंगे, 1 2 3 4, आपके 4 कैंडल्स मार्केट में हो गए। तो आपने उस 4 कैंडल के हाई एंड लो पे आपने एक बेस बना लिया। अब आपका अपना काम है 5 मिनट्स में जाना। अब हम जब 5 मिनट्स में जाएंगे तो मार्केट ने वहाँ पे उसको ब्रेकआउट किया, राइट, ये वाला। अब इसके नीचे मार्केट डब्ल्यू से क्लोजिंग आनी चाहिए, तभी आपका एग्जिट जनरली ट्रिगर होता है। जब मार्केट जब भी एक डब्ल्यू अगर ब्रेक होती है, जैसे कि अब एग्जांपल, अब जब मार्केट नीचे गिरा तो वो डब्ल्यू से गिर रहा था, मतलब यहाँ पे देखिए अच्छी अच्छी कैंडल्स बना के गिर रहा था। अब जब वो रिवर्सल दिया, उसने भी काउंटर किया उसको डब्ल्यू से। तो मतलब ये जो बायर है ये बड़ा बायर है, और इस सेलर के जो उसने डब्ल्यू बनाए उसको वो काउंटर कर रहा है। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस आपका राइज होगा कि ये रिवर्सल में एटलीस्ट कुछ तो मतलब दम है। अब सेम जब आप यहाँ ट्रेड आ रहे हो, आपने ट्रेड लिया है इस कैंडल में, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि सेटअप के हिसाब से आपका ट्रेड यहीं पे ट्रिगर हो रहा है, राइट। ये उसने ब्रेक डाउन किया। अब ये कैंडल के लो के नीचे अगर डब्ल्यू से क्लोजिंग देता, क्योंकि पीडीएल भी है, तो फिर ये ट्रेड से एग्जिट हो जाता, बट उसने यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बनाई है। तो डब्ल्यू नहीं बनाई तो वो ट्रेड जो है देन वो आपका कंटिन्यू रहता है। एंड मार्केट ने फिर, अगर हम देखेंगे यहाँ पे अराउंड 130 पॉइंट्स का 150 पॉइंट्स का रिस्क है, तो उसके अकॉर्डिंगली अराउंड अगर हम लेंगे तो अराउंड 1:2 के आसपास उसने अपना काम कर लिया, फिर वो साइडवेज चले गया, वो ठीक है। तो जो ये ट्रेड नहीं चला, इसका मेन रीज़न ये है एंट्री आपकी ब्लड थोड़ी जबरदस्त लेट हो गई, बस ब्लड वही है, जबरदस्त है। लेट हो गया आपका। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारे पास बफर रहता, ये नहीं नहीं पीडीएल सर, का मैं भी जोन है और कैंडल सिस्टम का भी। हाँ बोलिए। सिस्टम उसी समय खोला था सर मैंने, तो मेरा फटाक से देखा यहाँ पे सेटअप नीचे बन चुका है, थोड़ा जाएगा ऊपर। नहीं, स्कैल्पिंग करके सोचा ना मैंने, स्कैल्पिंग हाँ करूंगा मैं। नहीं, अभी देखिए यहाँ पे कैसा है, अब ये ऐसा क्यों अटक रहा है, यहाँ पे क्यों अटक रहा है, क्योंकि मार्केट कैसा है, उसके पास ऊपर ब्लॉकेट्स है। सॉरी, एक बार मैं इसको वापस बड़ा कर देता हूँ। जब आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे, तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, अगर आप नॉर्मल उसको आर्ली टाइम फ्रेम में भी देखोगे, तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो आर्ली टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा है, तो मार्केट यहाँ पे हमेशा रुका हुआ है बहुत बार, राइट। 15 मिनट्स में आप जाओगे तो भी आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे ये एरिया देखिए, यहाँ पे इसने बहुत कचरा किया है, ये पूरे एरिया में कचरा किया है, इसीलिए वो उतना स्मूथली नहीं जा पाया। अगर वो स्मूथली वहाँ पे अगर उसका स्पेस रहता, डेफिनेटली वो स्मूथली चले जाता, बट वो कैसा है, वो हमेशा मार्केट के ऊपर रहता है। अगर उसको निकलना है वो निकल जाता है। हमारा काम क्या होता है, ट्रेड लेकर रिस्क मैनेज करना। वी अब ये नहीं निकला, वो उसकी मर्जी है। आप उसमें ना ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हो, ना ही उसमें आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि क्यों नहीं निकला उसका, क्योंकि वो चार्ट बनने के बाद कैसा है कि आप फिर 10 रीज़न आपको मिल जाएंगे क्यों नहीं निकला, बराबर। बट जब हम लाइव ट्रेड में होते हैं तो हमारा सबसे पहले जो एक ही एम होता है, हमने ट्रेड लिया, अब वो हमें पता है कि मार्केट के पास चलो ये थोड़ा खिचड़ी है, एक अवेयर है हम कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरियाज है मार्केट के पास, बट वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा अपना। हमने ट्रेड लिया, हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो भी लॉक है, पार्शियली प्रॉफिट यहाँ पे 1:1 या यहाँ पे आपको दिया है, आपको पता है रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा लॉक कर लो, और निकल भी जाता, बट उसके पास अब टाइम खत्म हो गया, क्योंकि वो रेंज के अंदर उसको पुश नहीं किया, क्लोजिंग नहीं दी उसने। अगर शायद उसके पास और टाइम रहता तो हो सकता है डबल टॉप बॉटम बना के वो निकल जाता, राइट। तो ये लेट ट्रिगर हुआ, बहुत लेट ट्रेड वहाँ पे, मतलब अगर मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था तो उसका टाइम खत्म हो गया। बट आपका मेन, आपको गलती शायद समझ में आ गई कि टाइमिंग बस वो गलत हो गई, बाकी कोई इशू नहीं है ना। और इतना लेट, क्योंकि हम जितना लेट ट्रेड लेंगे आप उतना ही जो प्रॉफिट, जहाँ बुकिंग का टाइम आ रहा है वहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। यस विनोद जी। थैंक
नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर ये अपना लास्ट 2-3 साल से आपको देख रहा हूँ सर, आपका सब ये हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा है आपका स्टडी, आपका सब रियली बहुत अच्छा है ऐसा। ओके चलिए, थैंक यू। अच्छा, तो मेरा क्वेरी ये थी सर कि अपने को मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का अपने जो स्ट्रेडल बीडल जो भी मतलब वो है अपना, हम्म। उसमें मंथली 50 to 80,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा, फर्स्ट बात तो ये, और कौन सा पैटर्न काम करेगा उस पे ऐसा। नहीं, बैंक निफ्टी के आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये बोल रहे हो? हाँ, उस टाइप में अपन मंथली मान लीजिए ना हाँ। अभी अच्छा। 50 to 70,000 ऐसा नहीं, अर्न आपका करने मेन का रहता है, अभी। आपका कैपिटल पे रहता है। अभी आपका टेंटेटिव कैपिटल कितना है, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट आपका एक रेंज, अबाव बिलो 3 लाख से अबाव 3 लाख कितना कैपिटल है आपका? नहीं अभी तो कुछ नहीं, मगर जस्ट एक मैं क्वेरी ऐसा अच्छा, पूछ रहा हूँ देखिए कि मान आपका, लीजिए सर अपने को 50 to यस, 70,000 ऐसे कमाने का सर, करेक्ट करेक्ट। अभी देखिए मैं एक ऐसा। एग्जांपल आपको सिंपल देता हूँ कि एक सीधा सिंपल होता है एक रिस्क और रिवॉर्ड। अभी एक मैंने चार्ट डाला था जो हमारा मतलब एक ही इज़ अ वेरी मतलब काफ़ी पुराने स्टूडेंट भी है, तो वहाँ पे ही हैज़ उसका 3.5 लैक्स के कैपिटल में टुडे ही हैज़ मतलब अर्न अराउंड 1 पॉइंट, बाद में भी उसने भेजा 1.3 लैक्स अर्न किया। ठीक है, तो इट इज़ अराउंड मोर देन 30% ऑफ रिटर्न्स इन वन डे। अब ये जो रहता है, ये डेफिनेटली उसको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ा, राइट? सो ही मस्ट हैव पुट ऑन द लाइन अराउंड 15 मैक्सिमम ले, और चलो मैक्सिमम रिस्क अगर उसने डिफाइन किया है कि मैं कैपिटल का 5 to 10% ऑन द लाइन मैक्सिमम लगाऊंगा, एक एग्जांपल आई एम सी, राइट? तो तभी मार्केट ने उसको 30% रिटर्न, मतलब एक एग्जांपल एक दिया एक दिन में। ठीक है, तो अभी ये गेम थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड का होता है। आप जितने बड़े रिस्क लोगे, वो अगर आपका ट्रेड चल गया आपको रिवॉर्ड भी उतना बड़ा मिलेगा, राइट? तो अभी वहाँ पे बट एक चीज़ है कि अगर बहुत बार ये रहता है कि आपने अगर बड़ा रिस्क लिया है, बट स्टिल हो सकता है कि समटाइम्स लेट से मार्केट में आपने सब कुछ प्रॉपरली किया, बट पॉसिबल है क्योंकि वो मार्केट है, आपको किसी ना किसी दिन आपको स्टॉप लॉस तो हिट कराएगा ही कराएगा, सही। राइट? अगर समझ लो आपके वो नसीब ख़राब है कि जो जिस दिन आप आ रहे हो या जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका एक मिनट, आपका सर नॉइज़ आ रहा है बैकग्राउंड, तो मैं म्यूट कर लेता हूँ टेम्प्रेरी। तो आपका जिस दिन नसीब है कि आपने जिस दिन ट्रेड ले लिया, उस दिन आपका वो स्टॉप लॉस हिट करा लिया, अब उसका आपका अगर 5-10% आपकी कैपिटल का चला गया, तो क्या होगा फिर? अगले दिन आप या तो रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, या फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, या फिर वो सेटअप को ट्रेड करना बंद करोगे, या मतलब इसी तरीके से माइंडसेट इसीलिए डाइवर्ट होता है। अब ये इतना रिस्क क्यों ले रहा है, उसका मैं आई एम गिविंग, बिकॉज दिस रिस्क ही इज़ एबल टू टेक बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम द प्रॉफिट्स दैट ही हैव अर्नड फ्रॉम द पास्ट डेट्स, उसका डिफरेंट अकाउंट में ही हैज़ पुट इट सेपरेटली फॉर एग्रेसिव ऑप्शन बाइंग। तो वो कैपिटल उतना जो है पहले कंजर्वेटिव ट्रेड करके ही हैज़ बीन एबल टू बिल्ड, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट आई, जो कभी भी जिनको भी ज़्यादा रिस्क लेना रहता है, एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उनको मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपका एक कैपिटल लेट से अगर आप 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपका है ये पकड़ लीजिए आपका कोर कैपिटल है। इस कैपिटल में आपको कभी भी ओवर एग्रेसिव नहीं जाना है, क्योंकि ये अगर कैपिटल चला गया तो आप मार्केट से बाहर हो गए। डजेंट मैटर आप कितना आपने नॉलेज लिया क्या है, बट डेफिनेटली अगर हम मार्केट से पैसा कमाना है तो कैपिटल तो हमें स्टार्टिंग में वो हमारा सबसे मेन है, वही चला गया तो वी आर आउट ऑफ द गेम। सो अब इसका इम्पोर्टेंस जितना, अगर 1 लाख है तो आप उस 1 लाख से 50 के आप थोड़ा सा ग्रेजुअली आप बिल्ड करो, कंजर्वेटिव ट्रेड करो, 1% 2% मैक्सिमम रिस्क से आप स्टार्ट करो। और ये अगर आपका एक बार बिल्ड हो गया 50 के से 1 लाख आपका एक प्रॉफिट बिल्ड हो गया, तो ये कोर कैपिटल को जैसी चल रही है गाड़ी वैसी चलने दो। ये जो आपने कैपिटल करा है उसको नेक्स्ट एक दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करो। अब क्या करो, अब यहाँ पे आप कितना रिस्क ले रहे हो पर कैपिटल? 1-2%, थोड़ा डिफेंसिव ट्रेड्स ले रहे हैं 1-2%। ये अब ये क्योंकि प्रॉफिट का अकाउंट है, यहाँ पे आप 5% आप करो उसको ट्रेड, मतलब रिस्क लो आप 5%, तो आपका रिस्क कितना हो गया? 2 to 3 टाइम्स, मतलब 3 to 4 टाइम्स आपने अपना रिस्क बढ़ा लिया, बट आपका कोर कैपिटल को आप हाथ नहीं लगा रहे हो। यहाँ पे आप कितना भी रिस्क लो, इसलिए दैट इज़ फाइन, बिकॉज सिंपल चीज़ है, it is the game of risk reward. Now, has he come and earned 30% on day one? No, because
अर्लियर हिज माइंडसेट ही वाज वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर, थोड़ा सा भी लॉस होता था तो ही मतलब ही यूज्ड टू बी काइंड ऑफ अ पैनिक, ये ऐसे क्यों हो रहा है वो क्या, बट एक बार प्रॉफिट बिल्डअप हो गया, वंस ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द गेम, अब एक दूसरा एग्रेसिव अकाउंट बनाया वहाँ पे, उसको अब क्या कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज ऑलरेडी वो जो उसका कॉर्पस है वो बिल्ड हो गया। तो मार्केट में ऐसे ही खेलना पड़ता है। आप बोलोगे अब 50,000 मुझे अर्न करना है मंथली, अब सबसे मेन चीज़, अब डिपेंड करता है आपका कैपिटल, अगर आपका कैपिटल 50,000 है तो आपको कितना चाहिए, 100% ROI। अब 100% ROI मार्केट 1-2% के रिस्क पे तो देगा नहीं, इतना तो किसी को नहीं मिलने वाला। आपको 100% अगर मंथली ROI जनरेट करना है, समझ लो, तो एक एग्जांपल, तो आपको कम से कम वहाँ पे एटलीस्ट जो 5-10% ऑफ द कैपिटल का तो रिस्क लेना पड़ेगा ट्रेड में, हर ट्रेड में मोर और लेस, तभी वो लेवरेज और ये सब यूज़ करके आप उतना प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे 1% पे ही मेरे को रिस्क चाहिए, 50,000 में मैं सिर्फ 500 का रिस्क लूँगा पर ट्रेड और मेरे को 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट ये बात रहेगी। तो आपका रिस्क आप जब बढ़ोगे तभी आपका रिवॉर्ड होगा, बट आपका अगर ये कोर कैपिटल है तो इसको आपको डायरेक्टली 100% ROI पे नहीं है, पहले उसको 10-15-20% पहले कंसिस्टेंट जनरेट करो। एक छोटे कैपिटल से बड़ा ROI जनरेट करना ईजी रहता है, राइट, क्योंकि आपको वैसी लेवरेज मिल जाता है। तो 50 लाख मतलब जब ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग आते तो इट इज़ लाइक 2.5 लाख हो जाते हैं, 5 टाइम्स लेवरेज मिल ही जाता है। ऑप्शन बाइंग इज़ अ लेवरेज इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें लेवरेज आपको वैसे ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से देन यू कैन कैलकुलेट आपका ROI। तो आपका एक कंजर्वेटिव और एक एग्रेसिव, बाद में जो आपका होता है, ये दो अकाउंट्स में आपका बाइफरकेट होता है। यहाँ पे आप पर ट्रेड 5-10% का रिस्क लेते हो, और इसमें भी ऐसा नहीं कि एग्रेसिव अकाउंट बनाया तो उसको ज़ीरो कर दो, नहीं, इसमें मैक्सिमम मंथली रिस्क जो होता है वो 20% मैक्सिमम लॉक कर दो। अगर आपने एग्रेसिव ट्रेड करने के बाद भी आपका अगर 20% रिस्क, मतलब अगर 1 लाख का कोई एग्रेसिव अकाउंट है, उसमें 20,000 का आपका मैक्सिमम लॉस हो जा रहा है उस मंथ में, तो उस मंथ उस अकाउंट को हाथ नहीं लगाना है। अब उसमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारा लॉस हो रहा है 80K, तो फिर हम क्या करते हैं कि वो 80K से 1 लाख वापस कंजर्वेटिव तरीके से उसको बिल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली या तो आपने रूल्स ब्रेक किए या रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है या मार्केट वैसा है। जब आपका अकाउंट टॉपअप हो जाता है फिर आप वापस अपना एग्रेसिव स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से क्या है, एक अकाउंट को फिर आप स्केल अप करो, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो आपको एक इम्पॉर्टेंट है, अगर कैपिटल को आपको ग्रो करना है तो पहले 2-3 मंथ्स जितना आपका कोर कैपिटल है उतना प्रॉफिट पहले बिल्डअप करो और उसको अलग अकाउंट में डालो। इसके साथ मिक्स मत करो, क्योंकि आप मिक्स करोगे तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा। बिकॉज आपने 10 दिन अच्छा काम किया, एक दिन आपका इमोशनल, आपने कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दी, या कभी एकदम से आप कर रहे हो 2-2 लॉट बाय ऑप्शन में, कभी जाके एकदम एक्साइटमेंट में हमने 6-7 लॉट बाय कर लिया और वो ट्रेड नहीं चला, एक एग्जांपल है ना, तो वो क्या होगा कि वो एक हफ्ते की मेहनत एक दिन में ख़राब कर देगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ग्रेजुअली करो। एग्रेसिव अकाउंट का भी जैसे हमारा जो, अगर आपका डिफेंसिव अकाउंट होता है ये 50K का, उसका मैक्सिमम हम लगते हैं 5-10% आपका मंथली ड्रॉडाउन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है, उससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए ड्रॉडाउन, अगर आपका कंजर्वेटिव अकाउंट है। एग्रेसिव अकाउंट में जो है, अगर हमारा हम लोग 15-20% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मैक्सिमम उतना तो कभी जाएगा नहीं। अगर आपने प्रॉपरली सिस्टमेटिक किया तो मार्केट देता ही नहीं है, बट समटाइम्स हम रूल ब्रेक कर लेते हैं या इमोशनल में हम लोग कभी पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हैं, तो आप जो अगर बाकी कुछ गलतियां कर रहे हो, इससे ज़्यादा ड्रॉडाउन आपका होना नहीं चाहिए, राइट। ये इतना करो तो आपका ROI 50,000 अगर आपको जनरेट करना है तो आपका 1 लाख के अकाउंट में भी पीपल जनरेट कर लेते हैं। बट अगेन, अगर जितना आप ROI ज़्यादा बोलोगे कि मुझे 50%, 100% ROI चाहिए, उतना ही आपको याद रखना है कि आपको रिस्क भी फिर आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है पर ट्रेड। सिंपल एक मैथ्स है वो फिर, ठीक है। चलिए, यस इरफान जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। सर मैंने एक बार अपना पूरा कोर्स के जितने भी वीडियोस है वो खत्म किए, और मैंने स्लोली विद द कैपिटल ऑफ 2500 ट्रेड्स थोड़ा लेना चालू किया। ओके सर थोड़ा ना फायर्स का जो ऑर्डर सिस्टम है ना, वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा।
कि अच्छा कैसे मतलब ऑर्डर ठीक से प्लेस करना, प्लस सेकेंडली ना सर हाँ मार्केट वॉलेटाइल है। हम्म हम लोग ये तो मैं भी मैं भी देख रहा हूँ। और हाँ सर मैं जैसे आपने बोला था कि जो प्रीवियस डे हाई, बिकॉज तो मैं पोजिशनली अब बड़े ट्रेड के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ हम्म जो क्या कहते हैं उसे इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। अच्छा और इंट्राडे में भी ऑन द सेल साइड, बिकॉज बाइंग ऑप्शंस बहुत बहुत ही कम मिल रहे हैं मुझे, ओके और मिल भी रहे तो मैं श्योर नहीं रह रहा हूँ। लेकिन सर उसमें भी ना मतलब मैंने आईडीएफसी में मैंने लिया था, और मेरा जो ये था ना, जो लाइंस थे ना, ट्रेंड लाइंस, वो थोड़े मतलब स्टीप जा रहे थे। तो मैं वहां पर भी जैसे ये है, यहाँ से मैंने नीचे से ऊपर लिया तो थोड़ा स्टीप हो गया वो, तो वो मैं उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब वेदर मैं कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा हूँ उस ट्रेड को लेके। ट्रेंड लाइन आपने बोला है। हाँ हाँ, मतलब जैसे ऐसे ये स्टीप कर हम्म, दिया मैंने, हाँ तो ये ऐसा ऐसा थोड़ा, तो नहीं इसमें मैं स्टीप कंफ्यूज हो रहा हाँ हूँ। स्टीप ट्रेंड लाइन मार्केट में कैसा है देखिए अभी सिंपल चीज़ है कि जी आप ये स्लोप पे जा रहे हो तो ये स्लोप हाँ पे मार्केट कंटिन्यू फॉलो करना पॉसिबल नहीं है ना राइट। जी 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 तो वो जी स्लोप चेंज होते रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे अगर स्टीप स्लोप ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सल हो रहा हाँ है आप ट्रैप हो हाँ जाओगे। इसीलिए हाँ आपको हाँ 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 उस चीज़ से निकलने के लिए सबसे पहले आपको क्या है आपको पहले एक स्ट्रक्चर पॉइंट्स आपको देखने पड़ते हैं राइट। अब जैसे मार्केट एक स्ट्रक्चर जी पॉइंट आपका जैसे बना रहा है तो ये ट्रेंड लाइन तो आपका ट्रेंड लाइन का जो हाँ एक बेसिक होता है वो आपका होता है जो जी जो सबसे अगर है ना तो 30 से 45 डिग्रीज से ज़्यादा ट्रेंड लाइन का कोई वैलिडिटी नहीं होता है ना। क्योंकि 30 से जी सर 45 डिग्री ओके मैक्सिमम हम लोग उसको मानते हैं जितना वो 30 डिग्री जी से 45 डिग्री के बीच में रहेगा उतना वो ट्रेंड सस्टेन होगा क्योंकि वो आराम से जा रहा है ऐसे जा रहा है वो राइट। ओके ओके हाँ ओके जितना वो हाँ स्टीप जाएगा उतना वो मतलब एक तरीके से ये ट्रेंड नहीं बोलते उसको बोला जाता है फिर इम्पल्स इम्पल्सिव मूव ठीक है। हाँ 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 अब प्राइजेक्शन में दो तरीके होते हैं एक होता है इम्पल्सिव मूव एक होता है करेक्टिव मूव ठीक है। करेक्ट अब मूव जी अब जो इम्पल्सिव मूव है वो मतलब जी किसी ने धड़ाधड़ ऑर्डर डाल दिया एकदम बड़ा क्वांटिटी जी है मार्केट जी में जी डंप जी कर दिया। जी अब उसने हाँ डंप कर दिया जैसे ये मूव है अब इतना बड़ा सेलिंग फटफट डाला है। अब ये देख के बहुत हाँ बार लगता है यार चलो मार्केट तो इतना अच्छा बड़ा सेलर है कहीं भी सेल करो बट वो बहुत इजीली ट्रैप हो हाँ जाता है क्योंकि हाँ हाँ इम्पल्सिव मूव मार्केट में सस्टेन नहीं होते राइट। जी मार्केट में जी जैसी कोई बड़ा फास्ट मूव आ रहा है बहुत बार मार्केट क्योंकि जी उतना रिट्रेसमेंट वो डीप देगा राइट। जी गिरा यहाँ जी से है तो इस मूव के लिए तो ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है राइट। जी जितना वो कल गिरा उतना वो आ गया तो उसने सिर्फ 100% रिट्रेसमेंट दिया ठीक है। जी बट जो आपका एक करेक्टिव मूव होता है जिसको बोलते हैं एक सिंपल एक जी 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 इस लाइन मोमेंटम में जा जैसा, रहा है हाँ हाँ एक सिंपल हाँ जा रहा है वो जा रहा है तो इस तरीके हाँ का जो प्रोजेक्शन होता है वो रिलायबल होता है क्योंकि जब ये ब्रेक करता है तो फिर ओके वो एक थोड़ा सिस्टमेटिक रिवर्सल भी ट्रिगर करेगा राइट। जी 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 जैसे कि जी अभी ठीक है और आईडीएफसी वगैरह जो ऐसे स्टॉक है उसमें बस याद रखना 100 के नीचे है तो आपको हमेशा जी थोड़ा सा बिडास का मतलब ये मतलब 100 के नीचे के तो मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग के लिए है ना। जी तो थोड़ा सा जी उनमें प्राइजेक्शन बहुत बार उतना सिस्टमेटिक नहीं आता। अभी जैसे नहीं ये देख लीजिए अभी ये जो स्टीप ट्रेंड लाइन है और हाँ ये जो आप अगर ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा एकदम स्टीप हो गई ये थोड़ी सी जी 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 ठीक है जी जी बेटर है हाँ हाँ राइट। और इसका अगर एंगल देखेंगे एक मिनट ट्रेंड एंगल तो आपका ये एंगल भी अगर आप सॉरी इसको बड़ा कर देते हैं तो ये एंगल भी ऑन द हायर साइड है ठीक है विच इज़ ओके 40 49 हाँ आपका जो आ रहा है 49 डिग्री 45 डिग्री के ऊपर है। तो बहुत बार हाँ इस केस में फिर आपका क्या होता है कि ये मार्केट अगर बहुत बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो वो मूव वैलिडेट नहीं होता उस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं आप उसको फिर जोन बेस्ड हम लोग एटलीस्ट वो कंसेप्ट हाँ कंप्लीट डायरेक्शन में कवर्ड है तो हम जोन का वेट करते हैं मार्केट को बनाना या तो वो जोन जी देगा और आपका जब जोन ब्रेक होता है तब फिर वो रिवर्सल आपका ट्रिगर हो जाता है जो कि जी इसके बाद ट्रिगर होगा यहाँ पे। तो आपका स्टॉप लॉस फिर उसके हिसाब से जो भी WRC ने ब्रेक किया उसके हिसाब से फिर आपका ट्रिगर होता है और आपका फिर जी मार्केट स्टार्ट होता है। ट्रेंड लाइन ब्रेक पे वो आपको बहुत ज़्यादा इशू आएगा और ट्रेंड लाइन ब्रेक्स मार्केट में स्लो मतलब छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करते। अब जैसे ये भी ट्रेंड लाइन एक आप बना लिया लोअर हाई ये उसने ब्रेक कर दिया सीधा नीचे आ गया जी राइट बिल्कुल तो वो काम नहीं करेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइंस काम नहीं करती। अगर आपको ट्रेंड लाइंस पे ट्रेडिंग करनी है तो फिर जी आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स
या 1 आवर। ये 1 आवर, ओके हाँ, ओके। ये ट्रेंड्स आपके लिए थोड़े से मतलब थोड़े बेटर रिलायबल रहेंगे। और वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे आप देखोगे हर जगह ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी। अब ये इम्पल्सिव मूव है, जी ये फास्ट, जी यहाँ से यहाँ फास्ट गया 15 मिनट्स में, जी यहाँ जी ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी। तो ये कैसा जी है, सर, इस केस में आपका ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट ही वैलिड नहीं रहता है फिर। वैलिड नहीं होगा। हाँ, अच्छा उस अच्छा। केस में आपको ट्रेडिंग लेनी है तो आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग लेनी पड़ेगी, जहाँ पे जी आप फिर वो कर रहे हो कि मार्केट ने आ, या तो उसको प्राइस डाइवर्जेंस बोला जाता है। प्राइस जी जैसे आपने RSI डाइवर्जेंस होता है, इंडिकेटर का होता है। प्राइस डाइवर्जेंस जी वो होता है कि मार्केट के जो स्ट्रक्चर पॉइंट्स हैं वो ओके जो डिस्टेंस है, अगर एक इम्पल्सिव मूव रहता है तो उसका स्ट्रक्चर पॉइंट्स का डिस्टेंस गैप बढ़ा रहता है। जैसे यहाँ बनाया जी फिर यहाँ बनाया, जी तो ये मतलब जी ये उसने पकड़ लीजिए इसको हम अगर देंगे कि 10 नंबर अगर, तो ये उसने 6 नंबर, फिर ये वापस 4 नंबर, फिर ये ओके, वापस 2 नंबर। तो कैसा है, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे जो स्ट्रक्चर पॉइंट्स का जो गैप है वो रिड्यूस हो रहा वो है ना। रिड्यूस हो तो जाएगा। इससे आपको जी क्या जी दिख जी रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे क्या है, आप RSI वगैरह डाइवर्जेंस वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि प्राइस ही हमें बता देता है। तो यहाँ पे जब आपको दिख रहा है जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, जो स्ट्रक्चर पॉइंट के बीच का गैप है वो रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो बायर का रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, जी इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बायर और सेलर के बीच में जो डोमिनेंस है वो अभी थोड़ा सा बायर के साइड वीक हो रहा है, राइट। तो इधर फिर मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करेगा या मूव करेगा तो ये एक्चुअल प्राइस ओके एक्शन होता है। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन डालोगे तो ट्रेंड लाइन में कैसा है, आपको ये कंसेप्ट कभी भी समझ मतलब उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा। तो जो मेन हाँ कंसेप्ट है वो छोड़ के हम सिर्फ देखेंगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो रहा है, राइट। हाँ 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 बट हाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ट्रेंड लाइन के साथ जो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी आपका मार्केट में रिड्यूस होना चाहिए, उसके बाद ही आपका मार्केट में रिवर्सल ट्रिगर होगा। जैसे कि आज अगर एक एग्जांपल आप बैंक निफ्टी का हाँ कभी भी एक जब मार्केट एक ये देता है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये एक रिवर्सल है, मार्केट सेल ऑफ आया, फिर जब ऊपर गया, अब इसने कोशिश की बट उसका बायर का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो सस्टेन नहीं हो रहा था, स्ट्रक्चर पॉइंट्स में जी गैप कम और फिर उसने ब्रेक डाउन किया तो आपको यहाँ तक फिर जी सेलिंग ट्रेंड मिल गया, जो Selling डबल trend बॉटम है मिल वहाँ गया। तक। यहाँ पे भी ऊपर गया, अब बायर का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है रिड्यूस हो गया, फिर मार्केट ने वहाँ पे रिड्यूस, तो ये एक्चुअल जी प्रोजेक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो कैसा है, किसी साइड जैसे यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन लगाया, ये वाला, ये इस साइड आपने लगाया वो चला नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आ गया, है ना, रिवर्सल, जी आप ये ट्रेंड लाइन में जी ट्रैप हो जी गए। अब आपने ये ट्रेंड लाइन लगाया तो ये ट्रेंड लाइन चल गया, है ना। तो हाँ उस केस में कैसा है, वो कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। तो उन सब अननेसेसरी फालतू के लफड़ों से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि मार्केट में प्रोजेक्शन जब आप कर रहे हो तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करो ओके मार्केट की, राइट। और उसके बाद वो यूज़ करने के लिए हम लोग जोन बेस्ड सेटअप्स हमारे यूज़ करते हैं, राइट। तो वो गेम चेंजर हाँ में हाँ अपना हाँ कवर्ड नहीं है वो, क्योंकि उसके लिए पूरा हमें और 3-4 घंटे अपने को वो चीज़ें समझने में लग जाती है। बट वो आपको आ गया तो फिर आपका कैसा है कि आप मार्केट को सिर्फ ये नहीं देखो कि अच्छा ये लेवल ब्रेक हुआ, जैसे कि अभी एक पहले भी जो ट्रेड हुआ था, आई गेस उनका जिन्होंने क्वेरी पूछा था कि मैंने 2:30 बजे बैंक निफ्टी बाई किया था हाँ और हाँ चला क्यों हाँ नहीं, यहाँ पे भी सेम। अब ये लेवल ब्रेक हुआ, आपने बाई किया और चलेगा नहीं अगेन, क्योंकि हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस पे एक आडी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ब्रेक हो गया तो बाय करो। वैसा मार्केट नहीं काम करता, क्योंकि अगर वैसा काम करता तो किसी को कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उसको बस एक लाइन ड्रॉ करनी है या ट्रेंड लाइन बनाना है, वो तो 10वीं बच्चा भी बना लेगा। ट्रेंड लाइन बराबर बनाने के लिए कुछ दिमाग नहीं चाहिए आपको, राइट। हाँ बट मेन चीज़ है कि आपको मार्केट के अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करोगे कि अभी चलो डोमिनेट कौन कर रहा है, सेलर, तो उसके जी बाद अगर आपको सेल ऑन राइज मार्केट है तो बायर का रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक होने के बाद जब सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आपको सेल करना है, हाँ राइट। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर कहीं आता है, वो बोलेंगे नहीं सेल ऑन राइज है तो कहीं भी आके वो सेल कर देंगे, चलो इस दिन वो पैसे बनाएगा, अगले दिन वो मार्केट नीचे जाएगा उसको सेल करेगा तो एकदम से मार्केट वॉलेटिलिटी या स्पाइक मार के उसका स्टॉप लॉस खा लेगा। तो यहाँ उसने एक दिन पैसे कमाए, एक दिन दूसरे पैसे दिन पैसे गवा दिए। फिर उसके बाद वो हाँ नेक्स्ट डे आएगा, नहीं अभी मार्केट इस बार वापस वो अटेम्प्ट करेगा, अरे ये देखो इसने एंगल्फ किया इतनी अच्छी कैंडल से, वो रिवर्स करेगा, क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाके नीचे, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस जाएगा।
नेक्स्ट डे वो आएगा, वापस ही आएगा, वो पैसे फिर कमा लेगा कि हाँ चलो नीचे वो चल जाएगा। तो इस केस में क्या है, एक दिन वो कमा रहा है, दूसरे दिन मार्केट को देके जा रहा है। जैसे आज भी वो अगर वो सेलिंग करेगा या रिवर्सल में उसको लॉस हो जाएगा, राइट, वापस वो रिवर्सल के बाद बाय करेगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी में उसको वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम सिर्फ एक एंगल्फिंग कैंडल या एक लेवल ब्रेक हो रहा है, ये सब चीज़ें मार्केट में स्मॉलर टाइम फ्रेम में वर्क नहीं करती है ना। आपको ये वीकली टाइम फ्रेम में वर्क कर जाएगी वो तो भी चले, क्योंकि उधर एक वीकली कैंडल बनाने को बहुत मेहनत लगती है। बट एक आधे घंटे का प्रोजेक्शन एक बड़े प्लेयर के लिए कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही बना लेगा एक कैंडल वगैरह, राइट। तो इसीलिए आपको अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन से बेटर है, जैसे ये ट्रेंड लाइन तो भी रिलायबल है। देखिए इसका ये कैसा एक एकदम उसका स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है, एक सिंपल है, तो ये है। बट उसके साथ साथ आपको, आप ट्रेंड लाइन को यूज़ करना चाहते हो इसको यूज़ करो, बट आप स्ट्रक्चर पॉइंट और रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये दो कंसेप्ट आपके लिए मस्ट है। अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग हमें करनी है, तो अगर आप सर रिलेटिव स्ट्रेंथ को थोड़ा सा समझाएंगे कि एग्जैक्टली दिखना क्या है? वो ऐसे समझाओ तो मेरे को आधा घंटा लग जाएगा, तो वो मैं अभी अच्छा, मेरे लिए भी डिफिकल्ट रहेगा, है ना, क्योंकि उसके लिए पहले हमें सबसे पहले मार्केट के जोन्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद मार्केट के जोन्स आपने आइडेंटिफाई कर दिए, उसके बाद आपका प्राइस एक्शन में फिर स्ट्रक्चर और स्पेस, ये दो कंसेप्ट आता है, उसका बेसिक अपन ने गेम चेंजर में कवर किया है। ये एक बार कवर हो गया, फिर आपको हायर टाइम फ्रेम 1 आवर में मार्केट को देखना पड़ता है कि वो साइडवेज है या ट्रेंडिंग है। वो दो मतलब उसमें वहाँ से आप आते हो 1 आवर में पहले आते हो, उसके बाद फिर आप 15 मिनट्स में आते हो, और फिर आप एग्जीक्यूशन 5 मिनट्स में आते हो। ये एक सब प्रोसेस है पूरा, आप उसको डायरेक्टली 5 मिनट से आपको स्ट्रेंथ नहीं समझ में आएगी, है ना। तो ये जब आप प्रोसेस में पूरा ड्रिल डाउन होते हो, फिर हमारा एग्जीक्यूशन प्लान रेडी होता है 5 मिनट्स में, राइट। तो ये चीज़ वहाँ पे, अब जैसे आज का अगर मैं एक बेसिक मार्केट में यहाँ पे बताऊँ, तो एक सिंपल चीज़ है कि मार्केट का जो फॉल है वो कंटिन्यूसली वो गिर ही रहा है, चलो ठीक है। बट अगर यहाँ पे जब मार्केट, जब मैंने कितने बजे 1 मिनट मैसेज डाला था, मैं उसका बता देता हूँ। अराउंड मॉर्निंग में जो मैसेज था, इट वाज अराउंड 1 मिनट 10:34, तो 1.5 घंटे की कैंडल के बाद डाला था, 1 आवर की कैंडल के बाद। तो इसका क्या मीनिंग है, पीडीएल के ऊपर क्यों है, क्योंकि उसका एक, अब आपको उसके पीछे का लॉजिक मैं एक बैकग्राउंड बेसिक दे देता हूँ। उसका बैकग्राउंड बेसिक ये है कि मार्केट ने अगर इतनी अच्छी अर्ली कैंडल बनाई है अगर दिन में, उसके बाद भी अगर उसको पुश कर रहा है बायर पीडीएल के ऊपर, तो मतलब ये तरीके से ट्रैप ले कर रहा है वो, राइट। तो इतनी अच्छी अर्ली कैंडल क्या, तो उसको ऊपर नहीं आना चाहिए, जो उसने परसों भी किया था। परसों भी वो नीचे आया था और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो उसमें वो सेल ऑफ नहीं आया, मार्केट अगले दिन थोड़ा ऊपर, मतलब जो सेलर है, तो क्योंकि ये इसीलिए है, हाँ क्योंकि इसीलिए है, क्योंकि अब कैसे ये मार्केट हमेशा बिग ग्राउंड नंबर के पास ये गेम खेलता है, उसको पता है। कैसे पता है, अब 39,000 है, आज एक्सपायरी है, तो उसको पता है 39,000 की जैसे ही नीचे मार्केट जाएगा क्या होगा, सब लोग कूद पड़ेंगे, रिटेल लोग 39,000 उसके आसपास के कॉल सेल करने के लिए या 39,000 के पुट बाय करने के लिए, सब कूद पड़ेंगे मार्केट में। ये वॉलेटिलिटी इसीलिए आती है क्योंकि ये बिग ग्राउंड नंबर के पास वो साइकोलॉजिक गेम खेलना उसके लिए बहुत ईजी है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा 39,000 40,000 इस तरीके के नंबर्स के पास ये गेम बहुत होता है। बट ओवरऑल मार्केट में हमेशा कभी भी आप सिर्फ एक कैंडल पे कभी भी अटैच नहीं रहते हो, है ना। बहुत लोग ये रहते कि अच्छा ये कैंडल अच्छी बन गई तो चलो, नहीं, वो सीरीज ऑफ कैंडल्स को ही स्टडी करना पड़ता है और कंटिन्यूसली उसका ओरिजिन मूव का ये ओरिजिन है, और अगर आप यहाँ सेल कर रहे हो तो वैसे ही आप देखो कहाँ से आया वो बंदा, यहाँ पे सेल करके बैठा है ना, आप यहाँ सेल कर रहे हो तो गलती किसकी है, वो हमारी गलती है, क्योंकि जी वो हम लोग मूव के काफ़ी दूर सेल कर रहे हैं, और अगर हम मूव के दूर सेल कर रहे हैं तो उसका फिर हमें बेस बिल्डिंग चाहिए, है ना। जी बेस बिल्डिंग चाहिए। हाँ, तो इसलिए आरईबीवी का कंसेप्ट है कि बेस बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कि मार्केट में अगर एक मोमेंटम आ रहा है, हम उस मोमेंटम में ऊपर ट्रैप नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमें मार्केट में बेस बिल्डिंग चाहिए, ताकि वो जब कूल डाउन होने के बाद वापस मूव कर रहा है तो हमें कम रिस्क में फिर ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मार्केट में रिवर्सल्स फास्ट आते हैं, तो उसमें हम ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है सर। सेकेंडली सर, फायर्स में ना मेरा नया अकाउंट है सर, उसमें इतने सारे ऑर्डर्स है ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मतलब उसका यूट्यूब का कैसे वीडियो मैं है, उसको आप वो देख लीजिए, यूट्यूब चैनल है ना फायर्स का। हाँ, उस पर उन्होंने सारा वीडियोस दिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझा तो उनके कस्टमर केयर कॉल करके आप बोल दो कि मुझे डेमो चाहिए आपके प्रोडक्ट का,
तो उनका वेबिनार्स वगैरह या डेमो कुछ वो अरेंज होते रहता है, उसको हाँ अटेंड कर लीजिए और वहाँ पे आप फिर उनसे क्वेरी पूछ सकते हैं, है ना। अच्छा अभी वैसे वो यूट्यूब पे पूरा वीडियो ये अवेलेबल है एक्चुअली फायर्स का। यस वहाँ पे बताया गया है कि कैसे चार्ट्स को यूज करने हैं एंड अदर ओके मेंबर्स। सर, हाँ मैंने मैंने यूट्यूब के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अभी आपने बता दिया तो फिर I'll have a हाँ, look at it. उनका उनका हाँ, चैनल है तो आप फायर्स का। यूट्यूब पे डालना हाँ वहाँ पे कि हाउ टू यूज फायर्स वेब वर्जन, वेब वर्जन वाला वीडियो देखना है आपको। वेब वर्जन, ओके हाँ ओके। हाँ हाँ। ओके, और थैंक यू ठीक थैंक यू। थैंक यू। बहुत सी लाइक ऐसी क्वेरीज आती रहती है कि आप कौन सा सर ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं, आप कौन से चार्ट्स यूज करते हैं, आप कहाँ ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं। तो दोस्तों देखिए, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। मतलब जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, अगेन फायर्स है, एंजल वन है, शेयर खान है, ई एस्प्रेसो है, कई सारे प्लेटफॉर्म, मतलब ई प्रेसो है आई गेस वो। तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, बट एक चीज समझ लीजिए कि आपको अकाउंट यदि ओपन करना है, ट्रेडिंग करना है, और चार्ट्स अच्छे और रिलायबल चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग, अभी हम लोग कोई भी चार्ट देख रहे हैं तो व्हाट इज द चार्ट? चार्ट इज नथिंग बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस, राइट। मतलब प्राइस जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे चार्ट क्रिएट होगा। चार्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्राइस। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि हमें प्राइस का एनालिसिस करने के लिए चार्ट्स भी उतने रिलायबल लगेंगे। तो रिलायबल चार्ट्स यदि मैं बोलूँ, कोई पेड सब्सक्रिप्शन है तो कहाँ पे है? मोस्टली अभी जो है वो मतलब हम लोगों का वो ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पे चार्ट्स मिलते हैं, बट ट्रेडिंग व्यू अभी काफी कॉस्टली होता जा रहा है। आप वो 4 विंडो वाले भी लेंगे ना चार्ट्स, तो वहां पे अराउंड 2000 से लेके 2500 रुपीज पर मंथ का उनका प्लान है। अब आप बोलोगे कि सर जीरोदा बोलता है कि ट्रेडिंग व्यू जैसा व्यू हम आपको देंगे। तो एक चीज समझ लीजिए, वो सिर्फ व्यू है। ओके, वो एक्चुअल ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप जीरोदा का नहीं है। और जीरोदा के जो चार्ट्स आते हैं, जो प्राइस आती है, वो उतनी रिलायबल नहीं होती है। आप में से अपस्टॉक्स भी कितने लोगों ने यूज किया होगा? तो अपस्टॉक्स भी कई बार हैंग होता है, राइट। तो ट्रेडिंग के लिए आज के दिन में, चार्ट्स के लिए आज के दिन में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज फायर सिक्योरिटीज। ओके, और उसका हम लोग कोई ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं कर रहे, ना कोई हमारी वहां पे उसकी फ्रेंचाइजी है फायर सिक्योरिटीज की। बट आपने ट्रस्ट करके आप केया मार्केट गुरुकुल में आए हो, तो आपको राइट डायरेक्शन भी दिखाना केया मार्केट गुरुकुल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो जो मेंबर अदर जगह के चार्ट्स देखते होंगे या अदर जगह ट्रेडिंग भी करते होंगे, तो प्लीज शिफ्ट योर ट्रेडिंग टू फायर सिक्योरिटीज। फायर्स एक बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल। ये एक्चुअली फायर्स वाले लोग जो है, दे आर आल्सो रियल ट्रेडर्स। उन्होंने ट्रेडर की नीड को समझा कि एक ट्रेडर के लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो चाहिए एज अ प्लेटफॉर्म करके, और वही सारी चीजें फायर सिक्योरिटीज ने आपको यहाँ पे दी है। ट्रेडिंग व्यू के साथ उनका ऑफिशियल टाई अप है। इसके वजह से जो चार्ट्स आते हैं उनके, वो भी काफी रिलायबल चार्ट्स वहां पे है। तो ट्रेड चार्ट्स तो यूज करनी है और ट्रेडिंग भी करनी है। अब मैंने क्या किया है, आपका जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है ना, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दी है। वो लिंक गूगल फॉर्म ओपन करना है, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में है आपके। उसमें अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी देना है। अब देने के बाद कल या परसों आपको, अभी कल सैटरडे हो सकता है उनका छुट्टी का दिन, सॉरी कल फ्राइडे, मैं कल ही उनको दे दूंगा मॉर्निंग में। तो कल मतलब फ्राइडे या ज्यादा से ज्यादा मंडे आपको फायर्स की तरफ से कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आप या फिर वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं फायर सिक्योरिटीज की तरफ से हूँ। तो उनको वो डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दीजिए और अपना अकाउंट वहां पे ओपन करिए। देखो, आप फायर्स की वेबसाइट पे जाके खुद का भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट उसमें एक दिक्कत है कि आप वहां अकाउंट ओपन करोगे, कभी कभी अकाउंट ओपनिंग को 15-15, 20-20, 25-25 दिन लग जाते हैं। कभी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आया तो आपके मतलब आप अपने सेल्फ वो डील करते रहोगे कि मेरा ये प्रॉब्लम आया है, वो प्रॉब्लम आया, मेरे पैसे डिपॉजिट नहीं हो पाए, मेरे पैसे प्रॉपर तरीके से विड्रॉल नहीं हो पाए। तो
तो क्या मार्केट गुरुकुल के अपने बल्क अकाउंट फायर सिक्योरिटीज के अंदर है। तो होता ये है बल्क अकाउंट होने के कारण उन्हें अपने को सर्विस अच्छी देनी पड़ती। तो आप क्या मार्केट गुरुकुल के मतलब वो आपको बताएंगे कि हम आपका अकाउंट क्या मार्केट गुरुकुल के अंडर से ओपन कर रहे हैं, तो आपको भी वही करना है कि क्या मार्केट गुरुकुल के अराउंड अभी वहां पे 20,000 अकाउंट हो चुके हैं, 20,000 प्लस। तो इतने अकाउंट यदि कोई उनके पास अपने हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने लिए वहां पे स्पेशल टीम है उनकी, तो वो स्पेशल टीम अपने को हेल्प करती है वहां पे कोई भी अपने स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो तो, राइट। तो आपके और उनके बीच में एज अ मीडिया हम लोग रहेंगे, राइट, मीडिएटर हम लोग रहेंगे। सो आपको ज्यादा अपने एंड से मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिंक वहां पे दिया है मैंने, उसको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। फायर्स के रिप्रेजेंटेटिव आपसे जल्द से जल्द अगले 2 दिनों के अंदर कंसर्न करने वाले हैं, राइट। एंड बहुत से लोगों को अभी है आप में से भी कि सर कैसे होता है आपका, क्यों आप 1-1.5 घंटे के अंदर प्रॉफिट बुक करके मतलब कैसे आप मार्केट से एग्जिट ले लेते हो, कैसे आप इतना बढ़िया तरीके से मोमेंटम कैप्चर करते हो। आज भी मैंने ऑडियो क्लिप भी आपको डाली थी। आज के जो ट्रेड्स थे मोमेंटम बेस की बात करूं मैं, JSW स्टील, जिंदाल स्टील 3-3% तक के मुंह दिए दोस्तों उन्होंने, राइट, विच इज नॉट द जोक। इंट्राडे के अंदर 3-3% आपको कोई स्टॉक दे रहे, तो उसका मतलब है अपना आपका कैपिटल देखो कितने बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है वो। उस दिन भी भूषण जी ने लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ट्रेड्स दिए थे। आई गेस टाइटन में अच्छा प्रॉफिट था, PVR में टारगेट 1 हिट होके आया था वो। तो ये सारी चीजें कैसे होता है मार्केट में, मतलब लाइक मार्केट में डोमिनेंस देखना पड़ता है ऑफ द प्लेयर, और वो डोमिनेंस के साथ हमें ट्रेड्स अपने प्लान करने पड़ते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि देखिए ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं फिर अपने कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं। जैसे गेम चेंजर में 20% ऑफ द प्राइस एक्शन कवर्ड है, वहां पे 100% ऑफ द प्राइस एक्शन कवर है। तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी सोच सकते हो कि कंप्लीट प्राइस एक्शन जो अभी अराउंड ये 21 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो यदि आप इंटरेस्टेड है बेयर कर सकते हो मोस्टली कि 15,200 ही उसका वन टाइम फीस है। ये कोर्स करने के बाद दूसरा कोई भी कोर्स आपको नहीं करना है। मतलब लोगों का कैसे होता है लाइक कोई मतलब पहला 15,000 का कोर्स करो, दूसरा 20,000 का कोर्स करो, तीसरा 25,000 का कोर्स करो। तो ये सारी लोग चीजें देते हैं। अब आप भी बोलोगे सर आपने पहले तो 599 ले लिए, अब 15,200 क्यों ले रहे हो, आप भी तो उन्हीं की तरह हो, बोल सकते हो आप ये। बट मैं आपको घर के क्लैरिफाई बाहर करना खड़ी है, चाहूंगा लोन नहीं भर कि पा रही हूँ मैं। आपको सही क्रिप्टो में इन्वेस्ट डायरेक्शन कर दिया था दिखाने मैंने, के सारे लिए दोस्त गेम बहुत चेंजर खुश थे। मेंटरशिप प्रोग्राम है। बस आप एक बार देखो, समझो चीजों को, लॉजिकली समझोगे तो आपको ये लगेगा नहीं। आपने कहीं पे भी 15-20 हजार कोई किसी को फीस दी होगी, कितने दिन आपको वो लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन देके बैठा, आपको सिर्फ थ्योरी सिखा के 99% मेंटर भाग जाते हैं क्योंकि वो कोर्स सेलर्स है। और हम यहाँ पे गेम चेंजर जैसा 599 वाले प्रोग्राम में 1 साल तक लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन देने का दमखम रख रहे हैं, बिकॉज वी आर रियल ट्रेडर्स, आपके सामने ट्रेड करके लाइव में आपको बताते हैं, राइट। तो आपको सही लोगों से, सही एटमॉस्फियर से हमने जोड़ा है थ्रू 599। और 599 आपने जो पे भी किया है, अब अभी जैसे आज का झूम मीटिंग चल रहा है, बाकी कुछ जैसे आपके सामने कभी ट्रेडिंग व्यू ओपन होता है, ये सब्सक्रिप्शन लगते हैं, कुछ बैकएंड में स्टाफ रखा गया है उसके सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो वही कॉस्टिंग वही से पे हो गई, हमें तो हाथ में कुछ नहीं आया है उससे। गेम चेंजर के आपके 599 से हमें हाथ में कुछ भी नहीं आया है, ये समझ लीजिए पहली बात, ओके। और मैं अभी भी एक चीज के ऊपर मतलब मेरे कायम हूं कि जो बंदा 15,200 बेयर ही नहीं कर सकता, राइट, तो वो बंदा गेम चेंजर के साथ भी पैसा कमा सकता है। ये भी चीज समझ लो। मैं क्या बोल रहा हूं, जो बंदा 15,200 बेयर ही नहीं कर सकता, वो बंदा 599 के साथ भी पैसा बना सकता है, लेकिन उसकी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल शिवाजी जी मैं वही बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला है कि आपने 599 दिए, उसके बाद आपको और 15,200 देने की जरूरत नहीं है यदि आप बेयर नहीं कर सकते हो तो, राइट। यदि बेयर कर सकते हो तो आप उसको ले सकते हो। बट लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, एक तो भूषण सर और मेरे साथ आपका डायरेक्ट कंसर्न होगा, 100% ऑफ द प्राइस एक्शन हम आपको सिखाने वाले हैं, आप हमारे साथ ट्रेडिंग करोगे और हमारे साथ जुड़ के रहोगे। अभी यहाँ पे गेम चेंजर में
15-20 हजार स्टूडेंट्स ऑलरेडी है, वहां पे लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, 100% टाइम डाउट सॉल्विंग होता है और इंडिविजुअल हमसे इंटरेक्शन होता है, 100% प्राइज एक्शन सीखने को मिलता है, सेशंस लाइव होते हैं, गेम चेंजर में जो सेशन हुए आपके रिकॉर्डेड मिले हैं, वहां के सेशंस इवनिंग 9 to 10 होते हैं जूम मीटिंग पे, दूसरे दिन हाँ उनकी भी रिकॉर्डिंग हम आपको दे देते हैं, राइट। तो काफी बढ़िया प्रोग्राम है। कई सारे ट्रेडर्स हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे, कई सारे लोगों को गाइड किया और प्रॉफिटेबल एक कैपेबल ट्रेडर हमने वहां पे बनाया है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। जल्द से जल्द फायर्स में अकाउंट ओपन करिए, वो लिंक मैंने दिया है उसी से ओपन करना है आपको, उस पर अपना डिटेल्स डाल के ओपन करना है, क्योंकि आप भी फिर क्या मार्केट गुरुकुल के अंडर मैप हो जाओगे। थैंक यू भूषण जी फॉर गिविंग मी द टाइम, प्लीज टेक द चार्ज। यस यस ओके, तो मूव करते हैं आगे, 1 मिनट। अच्छा सॉरी, हाँ म्यूट पे था, ओके। तो मूव करते थे मीन टाइम। यस शुभम जी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर द सेशन और डाउट सॉल्व करने के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। सर मेरे पास 2 क्वेश्चन है। हाँ। पहले तो मैं एनालिसिस वगैरह तो सही कर लेता हूँ और ग्राफ के ऊपर मैं शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस भी लगा लेता हूँ। पहले मैं ग्राफ के ऊपर भी लगा देता हूँ, अब वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम मुझे आती है, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे जो मुझे रिस्क और रिवॉर्ड चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता हूँ। अच्छा, जैसे तो मैं आप आपकी ट्रेड देखता हूँ, आपके आप ट्रेड क्या करते हो आप, स्टॉक या इंडेक्स? नो नॉट स्टॉक इंडेक्स नहीं सर, निफ्टी। अच्छा निफ्टी में आप ज़्यादा ट्रेड करते हो, ओके ओनली निफ्टी सर। ओके। तो आप मतलब इंट्राडे ज़्यादा कर रहे हो, राइट? इंट्राडे, यस ओके। तो मेन प्रॉब्लम को क्या आ रही है कि इन अ वे आपका कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही, या फिर नो मुझे सर इस चीज का नॉलेज ही नहीं है कि मतलब ये कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाऊं कि सो दैट जो मेरा व्यू है उसके अकॉर्डिंग कैसे अपना अच्छा ट्रेड लूं। अच्छा, निफ्टी चूज करने का रीज़न? सर ऐसे मतलब निफ्टी चूज करने का सिंपल रीजन है कि इसमें इतनी बड़ा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके जिससे ओके ठीक है। नहीं देखिए, अभी बहुत लोग कैसे है, निफ्टी बैंक निफ्टी अब 2 इंडेक्स है, राइट? अब उसको हम कंपेयर करेंगे, लेट्स से आप एक आईटीसी और एक आईसीआईसी या चलो रिलायंस ले लेंगे, ठीक है? इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो आपको ट्रेडिंग में जनरली कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेटर सेटअप देगा, आईटीसी देगा या रिलायंस? रिलायंस। रिलायंस देगा, राइट? आईटीसी क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, ठीक है? निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी में अगर कंपेयर हम करेंगे, निफ्टी जनरली यूज़ होता है पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए, ठीक है? निफ्टी के जो आप ऑप्शंस देखोगे वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा लिक्विड है, जो वीकली 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद भी निफ्टी के ऑप्शंस उठा लो, वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा लिक्विड रहेंगे, तो हेजिंग के लिए यूज़ होता है। बैंक निफ्टी जो होता है वो एक्चुअली इट्स अ प्योर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? उसको हेजिंग के लिए कोई यूज़ नहीं करता होता, ठीक है? आप डिफरेंस दोनों में ही हो जाता है। जब आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, है ना, आप एक सेम, अब दोनों में सेम ही एनर्जी लगा। हमें क्या लगता है निफ्टी में, अरे यार निफ्टी में रिस्क कम होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है, लॉस कम होता है, और निफ्टी के प्रीमियम भी कम होते हैं, राइट? बात उतना ही मूव होगा, वो 30 रुपये का प्रीमियम जो बैंक निफ्टी में 50 का रहेगा, वो निफ्टी में सिर्फ 20 रुपये का प्रीमियम रहेगा, एग्जाम्पल, उतने ही परसेंटेज दूर में, तो वो मूवमेंट भी उसका 20 से 40 होगा, इसका 50 से 80 होगा, तो बात वही सेम ही हो जाती है। आप निफ्टी में जब आप आते हो, इसीलिए मैं बोला कि निफ्टी जब आप ट्रेड करते हो तो इट्स मोर ऑफ अ सूटेबल टू ट्रेड आइदर स्विंग बेस्ड या फिर इंट्राडे में। निफ्टी में बहुत बार इशू क्या होता है, क्योंकि निफ्टी को जो कंट्रोल करता है वो मोटा मोटा बैंक निफ्टी, आईटी इंडेक्स, राइट, आपका रिलायंस और आपका एचडीएफसी, ये 4 चीज़ें कंट्रोल करता है। अब इसके मूव्स, अब जब बैंक निफ्टी और निफ्टी के मूव्स कंफ्यूजिंग कब होते हैं, निफ्टी के मूव्स कंफ्यूजिंग तब होते हैं जब ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, ठीक है? या फिर बैंक निफ्टी ऊपर है, रिलायंस नीचे है, आईटी इंडेक्स नीचे, एचडीएफसी ऊपर है, उस टाइम में निफ्टी कैसा रहेगा, लॉक हो जाएगा ऊपर नीचे में। या कभी कभी आप देखोगे बैंक निफ्टी नीचे है, आईटी इंडेक्स ऊपर है, रिलायंस नीचे है, तो एचडीएफसी ऊपर है।
इस तरीके से वो लॉक हो जाता है। निफ्टी में बहुत बार क्या है, अगर ये जो 4 सेक्टर्स है, बैंक निफ्टी, आईटी, रिलायंस, एचडीएफसी, इनमें से 3 अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निफ्टी में मूवमेंट फिर थोड़ा स्मूथ आता है। तो ये निफ्टी में आपको ऑब्जर्व करना रहता है। अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो उसके ये 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको देखने पड़ते हैं। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो निफ्टी के मूव्स में आप फंसोगे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आज जैसे बैंक निफ्टी बेरिश था, वो ठीक है, बैंक निफ्टी नॉर्मल स्टार्टिंग में बेरिश था। उसके साथ साथ अगर हम एक आईटी इंडेक्स में अगर हम आएंगे सेक्टरल पैटर्न में, एक मिनट, तो निफ्टी आईटी, तो सीएनएक्स आईटी भी बेरिश था, ठीक है, तो वो दोनों था। तो उस केस में क्या हुआ, निफ्टी में स्टार्टिंग का मोमेंट स्मूथ आया, ठीक है, वो स्मूथ आया। अब उसके बाद जैसी अब बैंक निफ्टी भी ऊपर आया, आईटी भी ऊपर आया, बैंक निफ्टी नीचे गया, आईटी भी नीचे गया, मतलब ये क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे ही मूव हुआ। तो आज जो मिरर किया है निफ्टी ने, वो बैंक निफ्टी को अच्छे से मिरर किया, ठीक है, क्योंकि उसके जो बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड वे में चल रहे थे। अगर वो सिंक्रोनाइज्ड वे में चल रहे हैं तो निफ्टी में आपको मूवमेंट फिर प्रॉपरली मिलेगा। अब जब हम बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी में कैसा है, आपका जो कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे आपके रहेंगे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, और आपका एक्सिस, एसबीआई। ये 4 मेजर आपको उतने देखने पड़ते हैं, एसबीआई, कोटक, तो जो भी है उसमें, तो आपका ये 4 आपके मेजर स्टॉक होते हैं। उसमें से बैंक निफ्टी भी कब थोड़ा उल्टा सीधा मूव करता है, जब आईसीआईसीआई ऊपर है, एचडीएफसी बैंक नीचे है, या एसबीआई ऊपर, एक्सिस, तो दोनों में हुआ है। बट उसमें आपका निफ्टी में सेक्टोरल कन्फ्लुएंसेस, यहाँ पे बैंक निफ्टी के 4 में से 3 स्टॉक एक डायरेक्शन मूव करना तो भी ईजी है, और बहुत बार बैंक निफ्टी और आईटी आपका नहीं होगा। तो ये सबसे पहले आपको, अगर निफ्टी में इशू आ रहा है ट्रेडिंग करने में, समझने में, तो आपको ये कोरिलेशन निफ्टी में पहले आपको क्लियर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स और ये कब सिंक्रोनाइज्ड में मूव हो रहा है, कब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है उनमें, क्योंकि जब नहीं रहेगा तो निफ्टी आड़े टेढ़े मूव देगा, राइट। तो ये एक पहला आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो चीज़ है, निफ्टी जो एक है वो आपका एक तरीके से मेजॉरिटी जो रहेगा आपका, अगर ये सब सिंक्रोनाइज्ड है तब आप निफ्टी में गारंटी ट्रेड करो। मतलब उसमें से एटलीस्ट 4 में से 3 चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। मतलब आईटी, बैंक निफ्टी और रिलायंस एचडीएफसी में से 4 में से 3 चीज़ सिंक्रोनाइज्ड है। अगर वो है तो निफ्टी में आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो स्मूथ मूव देगा, प्रॉपर देगा। पर अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो निफ्टी के मूव्स आपको सर दर्द दे देगा। उस टाइम पे आपको निफ्टी नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो मूव्स आपको रिलायबल नहीं मिलेंगे। फिर आपको, आप लगे तो फिर किसी इंडिविजुअल स्टॉक में चले जाओ ट्रेड करना, या फिर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो, है ना। तो ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना है। तो अगर मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखूँ, अगर आप उतनी ही एनर्जी डाल रहे हो तो बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा पैसे देगा कंपेयर टू निफ्टी। उसका सिंपल रीज़न है क्योंकि बैंक निफ्टी का जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो निफ्टी से डबल है, राइट। तो सेम मूव के लिए ये आपको पैसा ज़्यादा देगा बैंक निफ्टी। बट निफ्टी में क्योंकि उसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आधा है, तो जो उसका प्रीमियम का एक्सपेंशन होता है वो पहले धीरे धीरे होता है और फिर वो फास्ट होता है। उस केस में कैसे है, अगर वो मूव कहीं स्टॉल हो रहा है तो उसका प्रीमियम लॉक हो जाता है, अटक जाता है बीच बीच में, राइट। तो वो आपका नेक्स्ट उसका चीज़ होता है। इसलिए अगर आप इंट्राडे करते हो तो अगर आपको ऐसा नहीं है कि आप रिस्क मैनेज कर रहे हो तो आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो, निफ्टी ट्रेड करो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट ही है। बैंक निफ्टी में लोग रिस्क मैनेज नहीं करते, कुछ भी आड़े टेढ़े ट्रेड लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये रिस्की है, वो रिस्की है। रिस्की इसीलिए क्योंकि आपने अपने कंफर्ट जोन से ज़्यादा पोजीशन साइजिंग लेके रख लिया, आप उसको मैनेज नहीं किया, राइट। तो उस केस में तो वो डेफिनेटली रिस्की रहेगा, है ना। तो वो एक बार आप पहले वे कीजिए, क्योंकि आप अगर सिर्फ निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो वो है कि वो क्यों ट्रेड कर रहे हैं, वो समझ सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर हमें लगता है निफ्टी ज़्यादा स्टेबल है तो नहीं, निफ्टी कोई ऐसा स्टेबल नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सब सेम ही है अभी, क्योंकि अभी कोविड के बाद से ऐसे पहले होता था कि निफ्टी आराम से स्टेबिलिटी के साथ मूव होता था और बैंक निफ्टी एकदम थोड़ा पागलो टाइप होता था। अभी सब सेम हो गया। कोविड के बाद निफ्टी भी वॉलेटाइल है। जब वॉलेटिलिटी आती है दोनों में आती है, ऐसा नहीं है कि एक में आएगी और दूसरे में नहीं आएगी। पहले होता था कि जब रिलायंस, टीसीएस, इनके वेटेजेस ज़्यादा होते थे, एचडीएफसी बैंक भी बैंक निफ्टी में जो है ज़्यादा मूव नहीं होता था, वो स्टेबल होता था। तो बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी फिर आईसीआईसीआई बैंक से,
SBI से और कोटेक से आती थी। कोटेक भी स्टेबल होता था पहले, ये इनसे फिर भी आती थी वोलेटिलिटी। अब क्या है, अब ये भी वोलेटाइल हो गया, HDFC बैंक, TCS भी वोलेटाइल हो गया, रिलायंस भी वोलेटाइल हो गया। तो उस केस में अब निफ्टी भी नहीं रहा है कि कम वोलेटिलिटी वाला, ये भी इंडेक्स नहीं रहा है, राइट। तो वो परसेप्शन आपको सबसे पहले चेंज करना है कि मैं निफ्टी में आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है, उसका एक रीज़न मैंने दिया है। सेकेंड रीज़न आपका वही है कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने में, तो आप किस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करोगे कि ये लेवल ब्रेक हुआ मैं बाय कर रहा हूँ, तो वो सिस्टम नहीं चलने वाला इंडेक्स में। वो सिस्टम्स पहले चलते थे 2016, 17, 15, 14 के पहले। तब मार्केट थोड़ा स्टेबल होता था, आराम से एक लेवल पे ब्रेक करता था, फिर मूव होता था, क्योंकि पहले एल्गो बेस्ड सेटअप्स नहीं होते थे, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग नहीं होती। अभी कैसा है, एल्गोस को भी पता है, जो एल्गोस मतलब किसके, रिटेल के एल्गोस नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बड़े प्लेयर्स के एल्गोस है वो आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेंगे, बट जो बड़े प्लेयर्स के एल्गोस है वो लास्ट 4-5 ईयर्स में काफ़ी एक्टिव हो गया मार्केट में। उनको भी पता रहता है कि ये लेवल के ऊपर मैं एक कैंडल बनाऊंगा, बाइंग ऑर्डर्स आएंगे रिटेल की तरफ से, मेरे को बस वो ऑर्डर कैप्चर करना है और मार्केट को नीचे गिराना है। तो जो लेवल बेस्ड सेटअप्स है छोटे टाइम फ्रेम की, ये लेवल ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो बिल्कुल भी वो काम नहीं करते। मतलब वो इतने, उसका एक्यूरेसी 50% से कम हो गया। तो उसमें वो, अगर आप वो सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो उसको आपको मतलब यू हैव टू चेंज इट, ठीक है। एंड फोकस ऑन स्ट्रक्चर बेस्ड, जोन बेस्ड, उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझो, मार्केट को अंडरस्टैंड आपको करना है, तो उसके ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करो। अभी जो मार्केट ट्रेड करने का तरीका होता है वो आपको ये करना होता है कि मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है। जैसे यहाँ पे उसने बायर को ट्रैप किया या आज उसने सेलर को ट्रैप किया। अब जब आप ट्रैप्स आइडेंटिफाई करोगे, जो अभी लास्ट 2-3 साल की जो ट्रेडिंग है, जो भी ट्रेडिंग में एक अच्छा कर रहे हैं, वो मार्केट के ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एल्गोरिदम्स अभी ऐसे ही काम करते हैं मार्केट में, वो ट्रैप प्ले करते हैं। हर इवन मार्केट में आप देखोगे वो स्मूथ तरीके से जाता ही नहीं है। अभी जो पहले जो मार्केट में ट्रेंड होता था, तो कैसे ट्रेंड होते थे, अब अगर पहले के मार्केट्स कंपेयर करोगे, एक मूव आएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा, मार्केट 2-3 दिन कंसोलिडेट होता है, फिर मूव कंटिन्यू होगा, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। अभी जो है, अभी जो मूव्स आते हैं वो एक दिन अप ट्रेंड, दूसरे दिन डाउन ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन, फिर एकदम वोलेटिलिटी ट्रैप मार के भागेगा वो एकदम से 1-2 दिन में, और फिर वो साइडवेज, और फिर एकदम डीप रिट्रेसमेंट। तो ये जो मूव्स है उसको करना यही चीज़ है, बट थोड़ा सा नेचर उसका चेंज हो गया। तो जो स्मूथ ट्रेंड्स मिलते थे वो स्मूदर ट्रेंड्स नहीं मिलते। उसका फिर सॉल्यूशन ये होता है कि आपको मार्केट में फिर ये जब आप ट्रैप्स आइडेंटिफाई करोगे, तो तब आप उस ट्रेड्स को, आप समझ में आ रहा है कि मार्केट ने इसको ट्रैप किया, तो वो आप अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उसको कर सकते हो। वो ट्रेड्स अभी बहुत ज़्यादा चलते हैं। जो ट्रेंड बेस्ड ट्रेड्स है वो मार्केट उतना आसानी से नहीं देता कि हाँ एक बार एक ट्रेड ले लो और उसको बढ़िया राइट करो, वो इतना इजीली नहीं देता है वो, राइट। तो डायनामिक्स चेंज हो रहा है स्टॉक मार्केट के भी। आप जब ट्रेडिंग करते हो क्या, उसके भी डायनामिक्स चेंज होते हैं, बहुत अप एंड डाउन। ये देखो पूरा अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी, ये तो बजट था, उसके बाद भी अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी। इस तरीके से जो किचमिच मूव्स रहते थे मार्केट में, खिचड़ी वाले मूव्स, वो पहले उतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते थे, राइट। इसीलिए जो मेन रीज़न है कि अभी उसको सीखना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जस्ट ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन, जस्ट ड्राइंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे मार्केट्स में आपको पैसा नहीं देने वाला, राइट। सोम जी, ओके। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सर। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे पहले मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता था, तो 5-6 महीने तक मैं बढ़िया प्रॉफिट में था, धीरे धीरे सीख के प्रॉफिट में आ गया अच्छा था। तो 2-3 महीने तक प्रॉफिट कंप्लीट किया, सब कुछ हुआ तरह सही चला मैं। उसके बाद मैं ऑप्शन वगैरह सीखना स्टार्ट किया। तो ऑप्शन सीखने के बाद में जो फ्यूचर्स वगैरह बारे में पता चला, तो फ्यूचर्स भी सीखा कुछ कैसे वो काम करते हैं सारे। लेकिन जब से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो उसमें सिर्फ ब्रोकरेज ही जाता था। तो अभी भी ब्रोकरेज जाता और कुछ नहीं होता, उसमें 0-0 पे कट करता हूं मैं। देखो मेन चीज ब्रोकरेज क्यों जाता है, क्योंकि सबसे पहले मेन चीज़ है, अगर आपका ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका वन रीज़न है कि आपके ऑर्डर ज़्यादा हो रहा है, राइट। ऑर्डर ज़्यादा हो रहे तभी ब्रोकरेज होगा ना। अभी तो ब्रोकरेज तो 20 रुपये ही मिल रहा है, पहले तो 100-150 रुपये ब्रोकरेज होते, तो अभी 5-6 साल से तो 20 रुपये ब्रोकरेज बहुत कम होता है। तो वो तभी ब्रोकरेज आपका बढ़ रहा है जब आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे। आपके ऑर्डर्स अगर दिन में 30, 40, 50 हो रहे हैं,
एक एग्जांपल। तो अगर 40-50 ऑर्डर्स हो रहे तो 1000-1500 तो ब्रोकरेज ही जा रहा है ना। अगर हम उसमें भी प्रॉफिट ना कमाएं, अगर हम 40-50 ऑर्डर डाल के भी पैसे नहीं कमा रहे उतने, तो हमारा तो वो ऐसे हम करते रहेंगे। अगर 10-15 दिन महीने में, तो हमारा 10 से 15,000 20,000 तो हमारा इसमें ही चला जाएगा विदाउट जो है ट्रेडिंग में। या फिर हम 15,000 का प्रॉफिट भी बनाएंगे तो वो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। उसका नंबर 1 सॉल्यूशन यही है कि आप एक सेटअप को ड्रिल डाउन करो और बस उसी को ट्रेड करना है, दैट्स इट। और कभी भी जब आप सेटअप को ड्रिल डाउन करते हो, आप में कभी उसके ज़्यादा ट्रेड्स आपके कभी होते ही नहीं है। मैक्सिमम आपको ये करना है कि मेरा जो ऑर्डर्स है, जैसे आप अगर ऑर्डर्स करोगे तो वो 20-25 एक मैक्स लिमिट होनी चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हाँ चलो, आप पार्शियल बुकिंग करोगे, कभी एक ट्रेड में 2-3-4 ऑर्डर लग जाएंगे, वो चलेगा, बट 20-25 से ज़्यादा आपका मैक्सिमम ऑर्डर्स नहीं जाना चाहिए। तो आपका ब्रोकरेज कॉस्ट अराउंड 500 to 600, एक उससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। बट अगर आप सेटअप को अगर आप ड्रिल डाउन करोगे कि हाँ मेरे को अगर चलो एक फेक रेंज एक्सपेंशन ट्रेड करना है, या मेरे को एक आरईबी भी ट्रेड करनी है, या मेरे को एक जोन बेस जो भी एक सेटअप है वो ट्रेड करना है, आप उसी को ट्रेड करो और वहाँ पे देखो आपकी एक्यूरेसी, उसको डॉक्यूमेंट करो कि हाँ मैंने 10 ट्रेड्स लिए है, 10 ट्रेड्स में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो, आपका एवरेज ऑर्डर्स समझ में आएगा आपको डेली का। आज जैसे आपका आज एक दिन का ऑर्डर रहेगा आपका 20 ऑर्डर्स रहेंगे, किसी दिन आपके ज़्यादा रहेंगे, 30 रहेंगे, किसी दिन आपके 10 ही ऑर्डर्स होंगे। तो आपका आप एवरीडे ऑर्डर्स आपने एक एक्सेल में रखा है, तो आपका समझ लीजिए एक हफ्ते में आपके 60 ऑर्डर्स हो गए, 80 ऑर्डर हो एग्जाम्पल। तो आपका है कि मेरा अराउंड 12 ऑर्डर्स पर डे का मेरा एक एवरेज है, राइट, उतना मैं डाल रहा हूँ। तो मेरा एवरेज ब्रोकर जो जा रहा है ब्रोकरेज, वो 250 से 300 रुपये जा रहा है, एक एस्टिमेट। तो ये आपको एक समझ में आ रहा है कि आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है जो आपको देना है मोटा मोटा। अब अगर आप सेटअप पे फोकस करोगे तो उसका एक रहेगा कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो ये जो ब्रोकरेज कॉस्ट है फिर आप उसको आप उतना माइंड नहीं करोगे। बट येस, अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जा रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ है कि हम 50 ऑर्डर इसीलिए डाल रहे हैं और हम पैसा नहीं कमा रहे क्योंकि हमारी एक्यूरेसी नहीं है, राइट, वो डिपो है। तो ये चीज़ सबसे पहले ऑर्डर्स को रिड्यूस करने के लिए एक ही सोल्यूशन है, एक सेटअप को फिक्स करो कि यही ट्रेड करना। ऐसे नहीं कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो वो करो, फिर उसको थोड़ा सा वो आप स्कैल्पिंग मोड में अगर जाओगे तो वो अलग चीज़ होती है फिर है ना, स्कैल्पिंग डिफरेंट होता है। फिर स्कैल्पिंग के लिए आपकी पोजीशन साइजिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तब वो ब्रोकरेज आपको हर्ट नहीं करेगा। नहीं तो हम एक लॉट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं और 10-10 पॉइंट बुक कर रहे हैं, तो उसमें हम अगर समझ लो कि 200-250 रुपये पैसा कमा रहे, उसमें से 100 रुपये तो आप चार्जेस ही दे रहे हो, राइट। तो वो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका। बट अगर हाँ यही आप 10 लॉट में कर रहे हो और आप वहाँ पे 2,500 कमा रहे हो और वहाँ पे आप 400 चार्जेस दे रहे हो, तो वो तो भी ठीक है ना। एक एग्जांपल मतलब आपका इस तरीके से एटलीस्ट रेशियो थोड़ा बेटर रहेगा। तो वो आप का जो मुझे इशू लग रहा है कि ब्रोकरेज ज़्यादा जा रहा है, उसका मेन है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड एक्यूरेसी इज़ लो। ये दो चीज़ पे आपको वर्क करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। यस प्रवीण जी। ओके, रंजन जी आप पूछ सकते हो। अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है मैंने, 1 मिनट वापस भेज देता हूँ। चलो ठीक है। फिर है हर्ष जी। यस हेलो। यस हर्ष जी। हेलो सर, आवाज आ रही सर यस मेरी? यस आ रही है। सर मेरे को ना थोड़ा ये डाउट है कि मैं आपसे मतलब सीख तो रहा हूँ, पर मैं ना ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब बार बार मतलब मैं बॉक्स बना के जो आप बताते हो ना कि RIBB करके, हाँ और वो वैसे ही मैं करता हूँ। पर आज भी मैंने क्या कहते हैं पेपर ट्रेडिंग ही करी थी। अच्छा, कौन से स्टॉक में? अगर आप वो सर बैंक निफ्टी में करी थी मैंने लास्ट में ओके 3:10 पे। हाँ 3:10 पे। यस सर। 3:10 पे कौन सा सेटअप आया था? सर ये ट्रैप किया था मतलब यहाँ पे। अच्छा नहीं, बट आपका REBB जब आप कर रहे हो तो उसके पहले ट्रिगर हो गया ना, यही पे ट्रिगर हो गया हो तो आपका 1-1:30 बजे के पहले आ रहा हूँ यहाँ पे 1-1:30 बजे। तो आप
3.10 को फिर कोई कौन सा सेटअप है 3.10 को? तो 3.10 पे यही वाला जो मतलब एक पीछे ये RBB बना है, छोटा सा हैमर बना था सर। नहीं, बट RBB वैसा ट्रेड ही नहीं होता ना। ये ब्रेकआउट यहाँ पे है तो हमारा ट्रेड तो यही से स्टार्ट होगा ना, हम यहाँ पे ट्रेड सर नहीं वो तो मैं लेंगे। आपको बात समझ गया, मतलब ये हाँ पीछे RBB बना था। बराबर। पर ये जो मैंने सर RBB जो हैमर बना था ना, हाँ हाँ हैमर के बाद एक क्या कहते हैं यहाँ पे पूरी कैंडल देखोगे आप, बराबर। तो वहाँ पे पूरा मतलब वो नीचे ले गए। बट आपके पास टाइम ही नहीं है ना ट्रेड के लिए फिर। वो मैंने सर थोड़ी सी जस्ट तोड़ा, मतलब 10 बजे 3:10 पे मैंने एंट्री ली थी पेपर ट्रेडिंग में, और 3:17 पे मैंने एग्जिट मार दी थी मतलब। बराबर। अब इसका वो देखो जस्ट क्या मैं क्या है, कहते हैं हीरो जीरो देख रहा अब था। ये मार्केट आज का साइडवेज हो गया। तो साइडवेज मार्केट यस में आप सर। हैमर वगैरह पे फोकस करोगे ना फंस जाओगे। जैसे ये हैमर है, ये ब्रेक डाउन करेगा, चला नहीं है। ये इन्वर्टेड हैमर है, ये चला नहीं। ये हैमर है, ये चला नहीं। तो वो चीज़ आपकी साइडवेज में वर्क नहीं करेगी। हाँ, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है वहाँ पे तो भी आपका हैमर से पुश कर रहा है, वो तो भी चलो काम कर जाएगा अभी। बट अभी जो मार्केट है वो पूरा साइडवेज है। मतलब एक रेंज में लॉक है। उस रेंजिंग मार्केट में आप हैमर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो 3 बजे, 3:10 बजे, जब वो क्लोजिंग टाइम है। वो रिलायबल नहीं होता है क्योंकि साइडवेज में उसका जो है वो कहीं भी जा सकता है फिर, है ना। आपने आप टाइम भी नहीं है। हाँ, अगर चलो मार्केट ट्रेंडिंग रहता है कि चलो ये इस जोन को ब्रेक करके यहाँ पे चला गया, फिर एक नीचे आता, फिर एक हैमर बना के ऊपर जाता, तो भी ठीक है। बट उस जोन से निकला ही नहीं ना, मतलब वो रेंज से निकला ही नहीं पूरा दिन, राइट। यस तो सर। वो सर हैमर। एक मैंने यहाँ पर भी ली थी सुबह हाँ 9:15 पे क्लोजिंग के बाद, अच्छा, क्या डे क्लोज के बाद। क्या किया था आपने? एक यहाँ पर सर 9:39 पे, 9:39? अगर आप देखोगे 9:39 तो पे? यहाँ पर पूरा। हाँ, यस सर। यहाँ पे कौन सा ट्रेड लिया तो था? यहाँ पे मैंने सर पुट का लिया था मैंने। अच्छा, रीज़न उसका? सर रीजन तो पहले यहाँ पर मतलब ऊपर से तो क्या कहते हैं सर, एक रिजेक्शन मतलब रिटच करके आया था, यहाँ पर ट्रैप कर दिया मतलब already। अच्छा। बाकी कोई सोच रहा था कि बायर के लिए मतलब यहाँ से ओके। दूसरी कैंडल के बाद हम्म 9:18 के बाद, हम्म और तो वो दूसरी फिर उसके बाद 9:21 पे गई नहीं सर ऊपर अच्छा, नहीं तो आपने कैंडल। इतना लेट क्यों लिया फिर? अगर आपको रिजेक्शन वाला है तो ये रिजेक्शन लेके यही पे नेक्स्ट इसी थर्ड कैंडल में ट्रिगर हो जाता फिर तो। आप उतना वेट नहीं क्यों सर कर रहे वो हो? पर मैंने वेट किया था ना, क्योंकि यहाँ से भी अगर 9:15 के बाद भी फिर एक और क्या पता वो ऊपर चला जाता, नहीं तो नहीं, मैंने वो वेट किया 15 मिनट मतलब यहाँ के। हम ज़्यादा वेट करना पड़ता है, और ये 15 मिनट यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद PDL मार्केट ने यहाँ पे आप वो अगर उस तरीके से ले रहे हो कि रिजेक्शन लिया, तो वो रिजेक्शन तो यहीं पे PDL के पास सपोर्ट लेके फिर ऊपर से रिजेक्शन लेके वो WRC से PDL को ब्रेक कर रहा है। तो आपका फिर इतना नीचे ट्रेड लेने से अच्छा वो तो WRC भी नहीं है ढंग की। तो यहीं पे आपका ट्रेड ट्रिगर होता है। आपका रिस्क सीधा सीधा फिर वहाँ पे वो WRC के बेसिस पे एडजस्ट हो जाता है। अगर उस एग्रेसिव ट्रेड लेना ही है तो उतना नीचे ये 160 कितना अपना 140 150 पॉइंट्स का रिस्क अराउंड हो जाता। ये WRC भी आपकी उतनी मतलब उसमें दम नहीं है। एक तो नीचे भी बनी है और वहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग, तो एक्चुअली कैसा वो ट्रेड ही लेट हो गया। ये तो आपका प्रॉफिट बुकिंग ही आ गया यहाँ पे 38 600 वगैरह ये एरिया में। तो वो गलत, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे वो कंसेप्ट फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब वो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हमें लेना है, अगर हम ट्रेंड कंटिन्यूशन, क्योंकि आप जो ट्रेड ले रहे हो ट्रेंड कंटिन्यूशन का ले रहे हो, कल मार्केट डाउन ट्रेंड में था, वही वो आज ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग उसको जितना PDL के पास लेंगे उतना हमारा रिस्क कम होगा। आप PDL से ही उसको दूर ले रहे हो। एक तो 300 300 350 पॉइंट दूर ले रहे हैं हम लोग PDL से, तो वहाँ पे हम अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि मार्केट अगर रिवर्सल देगा तो वो सीधा कैंडल PDL के ऊपर ऐसे क्लोज करेगा, कभी कभी फास्ट रिवर्सल आएगा, तो हमारा अननेसेसरी रिस्क वहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट। तो एक तो लेट है, मतलब मेन चीज़ टाइमिंग का ही वहाँ पे आप गड़बड़ है कि ट्रेड अपना लेट हो गया। ओके चलो, ठीक है फिर अभी विल मूव। यस अभी जी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरे को ना यहाँ पे दो डाउट है। पहले तो सर मान लीजिए कि एक ना सर एग्जांपल के तौर से समझा देना। ऑप्शंस में है डाउट। मान लो कि सर अभी जैसे यही वाला हम ले लेते हैं जो आज का ट्रेंडिंग डे था सर, सॉरी ट्रेंडिंग था ये वाली 39210 से लेके 3860 तक सर। हाँ तो सर अगर इसी में ना मेरे को मेन डाउट है ऑप्शंस में, जब हम एक रेंज में
ऑप्शन आप करते होते हो ना सर, ऊपर से भी एक सेल करते हो ऊपर वाली रेंज का और एक नीचे वाली रेंज का सेल करते हो ऑप्शंस, सीई सेल और पीई सेल। राइट। तो सर उसमें ना जो मेन आपका जो वो होता है ना भी मींस इसका ना सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाता है, उसके बाद प्रॉफिट किस तरफ से होगा वो कुछ समझ नहीं आता सर उसका। अच्छा, मतलब आपका कोई भी ऑप्शन का आप लेके एक न्यूट्रल सिस्टम की एग्जांपल। बात हो रही है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। न्यूट्रल में भी सर चाहे आप एक एग्जांपल मेरे को ट्रेंडिंग का भी बता देना, सीई क्रेडिट का या पीई डेबिट का, जो मर्जी। अच्छा बट उसमें ब्रेक इवन का क्या होता है, अभी कहाँ पे जाके अपने को मिलता है, वो कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा सर। ओके, चलो ठीक है। तो अभी जैसे एक एग्जांपल आज का है, पहले कल का ट्रेड थोड़ा इजी है तो कल का ले लेते हैं। तो कल का अगर हाँ जी सर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हमारा जो ट्रेड था तो यहाँ पे अपने सीए क्रेडिट आपने एक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने जो कोई भी कॉल क्रेडिट लिया है या कॉल सेल लिया है और कल विक्स स्टार्टिंग में यहाँ पे राइजिंग नहीं था तो आपका कॉल क्रेडिट ही आपका वो एज पर सिस्टम बनता है, ठीक है। और लेट्स से कि आपका वो मूव स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि विक्स मार्केट में राइजिंग नहीं था स्टार्टिंग में, इसलिए मूव धीरे धीरे हो रहा था, बहुत आराम से 1-2 घंटा उसको गैप फिल करने के लिए बहुत टाइम लगे। अब सबसे पहले आपका मार्केट में जो भी आपका प्रॉफिट होता है, राइट, और जो भी आपका एक टेंटेटिव लॉस होता है वो आपको हमेशा स्पॉट चार्ट पे ही से ही आपको कोरिलेट करना पड़ता है। क्योंकि ऑप्शन कैसा है, मार्केट अगर अपने सी क्रेडिट बनाए, मार्केट अगर ऐसे साइडवेज भी जाएगा तो भी वो पैसा दे देगा आपको, राइट, क्योंकि उसको डी के जो 20% का उसका वैल्यू उसका जो लूज़ करना है वो लूज़ करेगा डे में। अब नेक्स्ट आपका जो है कि अगर यहाँ पे जैसे एक लेट से कि आपके इसमें कितना रिस्क है, अगर हम स्पॉट में रिस्क देखेंगे तो इसमें अराउंड रिस्क आपका आ रहा है 112 पॉइंट का, ठीक है। तो 112 पॉइंट का अगर आपका रिस्क आ रहा है तो वही अगर एट द मनी अगर आपने सेल किया है तो उसका रिस्क आपका इससे आधा हो जाता है, मतलब पकड़ लीजिए मोटा मोटा 60 पॉइंट्स के अराउंड, ठीक है। वही अगर आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाओगे, लेट से हम 300-400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, तो वही रिस्क एट द मनी का, मतलब जितना जितना प्रीमियम एट द मनी का समझ लीजिए 500 प्रीमियम, एक एग्जांपल, आप 250 के प्रीमियम पे आप काम कर रहे हो तो दूर जाके, तो वहाँ पे आपका रिस्क कितना हो जाएगा 30, है ना। तो आपके स्पॉट में रिस्क कितना है 112 के अराउंड, आपने रिस्क कितना लिया है, अगर आप एट द मनी में खेलोगे, आपने सेल किया है तो आपको 60 पॉइंट्स मिलेगा। अगर आपने आउट ऑफ द मनी में सेल किया है तो आपको नियरली 30 पॉइंट्स से वो रिस्क वेरी करेगा कितना प्रीमियम आपने कम लिया। तो वो उस तरीके से आपका एक अप्रॉक्सीमेट रिस्क आपको मिल जाता है उस प्रीमियम से, है ना। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी एट द मनी का प्रीमियम है, अगर 500 प्रीमियम है और आप 100 रुपये का प्रीमियम सेल कर रहे हो, एक एग्जाम्पल है ना, अगर आप समझ लो कॉल सेल कर रहे हैं तो 500 रुपये के प्रीमियम में अगर 60 रुपये का रिस्क है तो 100 में कितना रहेगा, उसका डिवाइडेड बाय 5 करो, है ना। तो कितना हो जाएगा अराउंड आपका 12, ठीक है, 12 पॉइंट के अराउंड रिस्क हो जाएगा। अब आपको पता है पर लॉट 12 पॉइंट मतलब अराउंड कितना हो जाता है आपका 300 रुपये हो जाएगा, है ना। अराउंड 300 रुपये आपका पर लॉट आपका रिस्क रहेगा, 300 रुपये का रिस्क। अब आपको रिस्क कितना लेना है, अगर बोलोगे मुझे 1000 का मैक्सिमम रिस्क लेना है तो आप मैक्सिमम लॉट कितना ले सकते हो, 3 लॉट, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। तो उसके हिसाब से फिर होता है। अब आप समझ लीजिए हमें अब वही चीज़ रिस्क को हमें एट द मनी में रख के कम करना है, हमें एट द मनी सेल करना है बट रिस्क रिड्यूस करना है, हमें अराउंड उतने का ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एट द मनी को सेल किया और आउट ऑफ द मनी को जाके बाई किया, ये हो गया आपका कॉल क्रेडिट, ठीक है। आपको जितना दूर जाना है उतना आप जाके उस रिस्क को मैनेज करो। तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए अगर ट्रेड वर्क नहीं किया, 60 पॉइंट्स आप लूज़ करोगे और 30 पॉइंट्स गेन करोगे, तो मोटा मोटा आपका जो लॉस रहेगा वो 30 पॉइंट्स रहेगा, 30 पॉइंट्स का, ठीक है। ओके। और यहीं से मैं अगर और ज्यादा ओटीएम जाता रहूंगा तो वो कम होते उससे रहेगा, वो मेरा कम 30 के बाद 20, 15 वैसे कम हो, जितना आप दूर जाओगे उतना रिस्क आपका कम होगा बट आपका रिवॉर्ड भी कम होगा, राइट। हाँ जी, हाँ जी तो सर। बात उसका वैसी है कि रिस्क रिवॉर्ड का है। उस चीज़ में कैसा है कि ये चीज़ आपको पहले जब भी आप ये क्रेडिट या डेबिट बनाते हो तो सबसे पहले आपको कैसा है कि आपको कम से कम, आप अगर क्रेडिट भी बना रहे हो तो मार्केट से एटलीस्ट 1% पहले दूर जाके बनाओ, मिनिमम 1% गैप रखो, है ना। जैसे अगर ये
500 के आसपास है, 600 के आसपास है, तो 40,000 के ऊपर की ही कॉल्स पहले सेल करो। उससे क्या रहेगा कि मार्केट की अगर छोटी मोटी वॉलेटिलिटी आएगी तो आप पैनिक नहीं करोगे, है ना। पहले वहाँ से आप स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे जब कंफर्ट आपका डेवलप होगा फिर एट द मनी में आओ, अगर आप सेलिंग में कॉल क्रेडिट में जाना चाहते हो। बट अगर हम डेबिट जब बनाते हैं, डेबिट में हमें एट द मनी में ही खेलना पड़ता है, आउट ऑफ द मनी में हम नहीं खेल सकते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो होती है, अगर हम आउट ऑफ द मनी में जाओगे और मार्केट यहीं पे साइडवेज हो गया तो वो आपको पैसा नहीं देगा, वो इनफैक्ट गिर के वो लॉस करा देगा, राइट। तो हमें उसके लिए डेबिट हमेशा एट द मनी में ही बनेंगे हम लोग। तो डेबिट हमें अगर बनाना है तो फिर वो हमारा जो नियरेस्ट स्ट्राइक है वो है 39,600 पुट का, 39,600 या 39,500 भी चल जाएगा, 100-200 पॉइंट उतना मैक्सिमम चलेगा, और 39,700, तो इनमें से हम लोग उसको प्ले कर सकते हैं। तो वहाँ सर जैसे ही, हाँ बोलिए सर जैसे अभी ये वाली कैंडल 39,700 पे है मान लीजिए, और यहीं पे एट द मनी मैंने पीई डेबिट बना दिया, तो मेरे जो मतलब भी अगर इस कैंडल से मेरा वापस एक WRC कैंडल ग्रीन वाली इसको क्लोज करेगी, मेरे रूल्स तो वही रहेंगे ना। हाँ, उसने स्पॉट के हिसाब से रिस्क रहेगा, आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका रिस्क नहीं रहता है। जैसे ही अगर स्पॉट में WRC ने क्लोज कर दिया, ऑप्शन में जो भी प्राइस है आपको एग्जिट करना पड़ता है। सर और अभी जो दोनों साइड पे आप सेल करते हो एक रेंज बाउंड में, हाँ। उसमें ब्रेक इवन का एक तो सर जो सेंसिबल में जाके मैंने कभी चेक किया तो उसमें ब्रेक इवन का मतलब नहीं, क्या ब्रेक चला इवन उसका जाता है उतना नहीं है, देखो वो क्या है, वो थ्योरेटिकल रहता है वो ब्रेक इवन। ओके हाँ, वो उतना, और अभी बस सिर्फ हाँ आपने वो कैसा है कि वो एक बोलेगा उसका कि एंड range ऑफ द का डे बता तक मार्केट ऐसा रहेगा तो ब्रेक इवन यहाँ पे, बट वो थ्योरेटिकल चीज़ें वो मार्केट में काम नहीं करती। अभी मेन चीज़ क्या है, क्योंकि बीच में सेंसिबल ये अकाउंट नहीं करेगा कि बीच में विक्स चेंज हो गया तो क्या, बीच में मोमेंटम जो फटाफट अप डाउन, वो अगर वो रेंज में ही घूम रहा है बट एकदम फास्ट घूम रहा है तो वो भी इम्पैक्ट करेगा आपको, आउट ऑफ बैलेंस धकेल देगा वो, राइट। तो प्रीमियम चेंज होता है दो फैक्टर से, एक तो आपका इंडिया विक्स कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तब भी वो प्रीमियम का इम्पैक्ट करेगा, या आपका मोमेंटम फास्ट है कि स्लो है। अगर ऐसा स्लो मोमेंटम है तो आपको न्यूट्रल सिस्टम मैनेज करना बहुत ईजी है ना, दिक्कत ही नहीं आएगी ना। इतना छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, वो कितना स्पाइक मारेगा, मूव ही नहीं होगा वो, राइट। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल सिस्टम बहुत ईजी है। बट जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे आप फटाफट मार्केट आधे घंटे में वो 500 कम से कम 500 पॉइंट मूव हो रहा है ना, 500-600 पॉइंट, यहाँ पे आधे घंटे में वो 100 पॉइंट भी नहीं मूव हो रहा है ना, हार्डली 100 पॉइंट जा रहा है वो। तो 500 पॉइंट और 100 पॉइंट में 5 टाइम ज़्यादा मूव हो रहा है ना, भले ही साइडवेज है, बट ये साइडवेज वो 500 पॉइंट नीचे 300 पॉइंट गिरा वो आधे घंटे में, ऊपर 500 पॉइंट आधे घंटे में, तो न्यूट्रल सिस्टम आपका मैनेज होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आज के दिन ऐसे न्यूट्रल सिस्टम मैनेज करना डिफिकल्ट रहेगा। उस केस में फिर कैसा होता है, उस केस में जब मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको दिखती है कि अगर रेंजेस बड़ा बना रहा है, उस केस में अगर न्यूट्रल आपको सिस्टम बनाना होता है तो फिर आप या तो दूर बनाओ थोड़ा सा मार्केट से कि वो रेंज भी आएगा तो आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप पास बना रहे हो तो आपको रेडी रहना पड़ेगा M2M स्विंग्स के लिए, नहीं तो आप नहीं खेल पाओगे, राइट। स्विंग्स आएंगे, आपको रेंज के लिए वेट करो, स्विंग्स आएंगे। वो M2M स्विंग्स के लिए फिर कैसा है कभी ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा, वापस अंदर आया तो जल्दी से री एंट्री करना पड़ेगा। तो जो M2M स्विंग्स रहेंगे वो आपको तो डेफिनेटली आएंगे। सर तो, एक लास्ट इसमें बता दीजिए बस, जो ये नीचे वाली में सर 38,600 पे ये यहाँ पे रिवर्सल आया था ना सर, बराबर। सर यहाँ पे जब मान लो कि 3850 को ही मैंने यहीं पे पुट देखा पहले, ओके सर मेरे को मान लो भी अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिवर्सल है और उसकी कंफर्मेशन के लिए सर मैंने पुट को देखना चाहा, बट पुट अभी भी वीवैप के नीचे ही थे सर, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। नहीं, वीवैप के नीचे तो वो तो बाय थोड़ी करना है, वो तो आपको सेल कर रहे हो, तो वीवैप के नीचे प्रीवियस डे वीवैप तो सेलिंग सेटअप ही है ना। और अगर हाँ जी सर सेम इसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ, और अगर विक्स के ऊपर आ जाए सर कैंडल तभी उसी टाइम पे ब्रेकआउट के टाइम पे, सॉरी या रिवर्सल के टाइम पे, तो हम बाय कर सकते हैं ना, वो कंफर्मेशन ही है। हाँ, अगर आपका यहाँ पे सेटअप आ रहा है और वो भी आपका हो रहा है तो कंफर्मेशन है ना। जैसे कॉल साइड के जो आपके सेटअप्स यहाँ पे जो थे, तो कॉल आज पूरा दिन प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर उतना अच्छे से आए नहीं कॉल के सेटअप्स। आप एट द मनी देखो नहीं है तो कॉल बाइंग के सेटअप ट्रिगर ही नहीं हुए ना, क्योंकि आप कहीं भी ऊपर जाके ब्रेकआउट पे कॉल बाय करोगे वो नीचे गिर गया, यहाँ ब्रेकआउट करोगे नीचे गिर गया, इसलिए कॉल बाइंग के सेटअप नहीं है। बट पुट सेलिंग के सेटअप आए ना, पुट क्रेडिट के सेटअप्स है,
राइट। तो हर बार आपको बाइंग के सेटअप नहीं आएंगे, कभी कभी आपको क्रेडिट से भी पैसा बनाना पड़ेगा, राइट। सर अगर जी एक बार आप यहाँ पे अगर आप बाइंग कर रहे हो 300 तो फिर आपको वो मोमेंटम वाली बाइंग है, वो सेटअप वाली बाइंग नहीं है कि आप बस आ रहे हो बाय कर रहे हो, क्योंकि मार्केट अभी भी 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है ऑप्शन उसका प्राइस, ठीक है, चलेगा। एक बार 38500 का ऑप्शंस देख लेते सर, मतलब मैं ना इसमें अभी क्लियर अभी भी नहीं समझा, मतलब आज के एक्सपायरी का कि नेक्स्ट वीक? आज का ही सर 16 का ही। हाँ बराबर, यही जिस टाइम पे था ये उसके नीचे था सर। हाँ तो इसके हाँ। नीचे नहीं, वीवैप प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर था। सर ये नहीं सर, सीई सॉरी सर, सीई रिवर्सल पे कर रहे ना सर, सीई। ओके हाँ, तो नीचे ही था ना उसके, यस। हाँ जी, तो इसके नीचे था इसलिए वो सस्टेन नहीं हुआ ना, फिर वो जैसे आ गया नीचे आएगी मार्केट सर, नीचे उसको सेल ऑफ कर दिया। लाइन थोड़ी सी और नीचे आएगी सर जी। यस यस। तो यहाँ पे फिर आपका ट्रेड है ये वाला, अगर आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ पे 5 मिनट्स का, बट ये ट्रेड सेटअप के हिसाब से हमारा REB भी यहीं पे ट्रिगर हो रहा है ना, तो वो ट्रेड आपका फिर कैसा है कि वहाँ पे आप अगर ट्रेड ले भी रहे हो तो सबसे पहले जैसे ही वो क्लोज दिया फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, बट ये ट्रेड एक्चुअली बनता नहीं, क्योंकि हमारा जो सेटअप है REB भी यहीं पे उसने ट्रिगर कर दिया था, राइट। तो आपको ट्रेड ये फिर ये आपका टारगेट हो जाता है, ये वाला प्रीवियस डे व्यू है ना। तो आपको ऑप्शन में देखो ऐसा ब्लाइंड नहीं करना है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो मेरे को बाय करना है। एक्चुअली मेरे को लगता है ना सर, मैंने वीवैप को ना मार्क पता कहाँ पे किया, वो 500 का जहाँ पे वैल्यू है ना, प्राइस वैल्यू। अच्छा हाँ, वीवैप को नीचे लाना सर एक बार 500 पे। वीवैप तो यही है ना, ब्लू लाइन है। नहीं सर, ऊपर वाली लाइन अपनी डॉटेड लाइन सर, डॉटेड लाइन जो ब्लैक वाली है। अच्छा हाँ, मैंने ये एंडिंग मानी इसकी जो स्टार्टिंग में है सर, 16 मार्च की जो स्टार्टिंग है ना, मैंने वीवैप की एंडिंग ये मानी थी, तो मैंने जो ये ग्रीन कैंडल अब मानी अच्छा ये मान ली थी, ओके रिवर्स ओके। ये हाँ मैंने इस पे नहीं लिया इसमें फिर। कभी भी आपको प्रॉब्लम है तो ये लाइन मत ड्रॉ करो, इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दो, यस। ये देखो अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। ओके 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 ठीक वो है सर। समझ में आ मैं जाएगा तो आपको। मैंने वो WRC की कैंडल तक मैंने हाँ। वेट किया, मैं फिर उस हिसाब से तो सर मैं ट्रेड ही नहीं ले पाऊंगा सर जी। नहीं तो पुट क्रेडिट बनाओ, नहीं है ना बाइंग का सेटअप, नहीं जबरदस्ती क्यों लेना है। अच्छा पुट क्रेडिट के सेटअप दिया ना उसने, फिर बोलो। और बाइंग भी यहाँ पे करनी है तो ये आपकी WRC बेस्ड बाइंग है ना, सेटअप के सब जो आप रिवर्सल दे रहे हो वो आप कर सकते हो, बट ये ट्रेंड वाला नहीं है। ट्रेंड का वो जो सेटअप बता ऑप्शन का, वो ट्रेंड वाले सेटअप से, राइट। ये जो ये मोमेंटम वाला है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, बस हो गया, उतना बुक करना है करो, उतना बुक उतना कर सकते हो ना, राइट। बट आपको इसके ऊपर जब जाएगा तब वो एक्सपेंशन मोड में जाएगा, तब वो बड़े ट्रेंड्स बना सकता है वो, और तब ऑप्शन बाइंग में आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, है ना। जैसे यहाँ पे फिर अब जैसे ये पुट इस दिन कॉल गिरा, अब इस अब 13 मार्च को पुट का चार्ट देखो, राइट। 15 मार्च का पुट का चार्ट देखो कहाँ पे था, तो बड़े ट्रेंड्स आए ना, वो उसके ऊपर थे तभी बड़े ट्रेंड्स आए। वो यहाँ पे जो है वो आपके ट्रेंड नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये साइडवेज मार्केट में आप सिर्फ एक स्कैल्पिंग, ये स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स है फिर, राइट। कि मार्केट आया, टेस्ट किया, ऊपर लेवल तक गया, फिर नीचे आया, ये आप बाइंग को होल्ड करके नहीं रख सकते ऐसे मार्केट में, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। ऐसे मार्केट में फिर आप पुट क्रेडिट होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मूव वाला मार्केट है। तो पुट्स की वैल्यू देखो, पुट डे लो पे एंड हुए, बराबर। पुट उठा के देख लो आप कौन सा 38,500 का, और तो चलो ये चलेगा, बट नेक्स्ट एक्सपायरी का भी देख लूँगे। कॉल डे हाई पे नहीं एंड हुआ, कॉल भी बीच में के एंड हुआ, बट पुट डे लो पे एंड हुआ। क्यों? क्योंकि आज का जो पैसा बना है, मार्केट ने जब रिवर्सल दिया है तो वो साइडवेज टू बुलिश मार्केट था। बुलिश, वो एकदम ट्रेंडिंग बुलिश नहीं था कि आपको कॉल बहुत पैसा देगा, बराबर। साइडवेज टू बुलिश मार्केट था, तो आपको पुट क्रेडिट वाले लोग ज़्यादा कमाएंगे आज के मार्केट में कंपेयर टू कॉल डेबिट या कॉल बाइंग वाले, वो उतने नहीं कमा पाएंगे, है ना। एक सिस्टमैटिक इसमें कल की यहाँ पे जब पुट नहीं है क्या, यहाँ पे भी आपको पुट मूव किया अच्छे से, ये देखो ये बड़ा प्रॉफिट, राइट, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड है आपका। तो उसको वो सेटअप जो बनाया है वो ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, उसके ऊपर गया तो वो कभी नहीं बोला है मैंने, उसको आपको प्राइडिक्शन कंबाइन करना है। अगर आपको, और आपने REB भी जब सेटअप दिया है उसके बाद आपका अगर कॉल उसके नीचे है तो आपको ये भी बोला है कि उसके लिए रेडी रहना है कि हो सकता है कि वो मूव आपको बड़ा प्रॉफिट ना दे, क्योंकि वो मोमेंट, वो ट्रेंड में नहीं है, वो सिर्फ मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो। आपने REB भी लिया, ब्रेकआउट किया, बट अगर उसका कॉल अभी भी प्रीवियस डे आपके नीचे 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मीनिंग है कि वो
डबल टॉप या थोड़ा करने जाएगा, वहाँ पे आपको मैंडेटरी बुक करना है। अगर उसके ऊपर मार्केट दे रहा है तो बहुत बढ़िया, वो ट्रेंड का स्टार्ट हो सकता है वहाँ से, बट वो नहीं गया तो फिर आपको रेडी रहना है कि वो प्रीमियम पूरा वैल्यू अपनी लूज करेगा फिर, राइट? ओके सर। तो उस तरह, ठीक है, जी सर, चलिए ओके थैंक देन, यू। चलिए ओके देन, है ना। तो आज डाउट सॉल्विंग फिर देन हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड होप अभी आज का मूव कंपेयर टू कल का मूव थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ट्रेड लिया इजी था। आज का मूव थोड़ा कॉम्प्लेक्स था कंपेयर, जो उसने रिवर्सल दिया है, बट रिवर्सल भी ऐसे नहीं कि सीधा दिया है तो एक ही डायरेक्शन में गया, तो ये भी मार्केट का नेचर होता है। बट क्लियरली यहाँ पे सेटअप के हिसाब से जो आज का था, पुट क्रेडिट ट्रिगर हुआ। अब कुछ लोग रहते नहीं मेरे को ऑप्शन बाइंग ही करनी है, मेरे को यही करना है, तो ऐसे टाइम जब मार्केट रहता है जहाँ आपके ऑप्शंस आर ट्रेडिंग बिलो 50 EMA, बिलो प्रीवियस डिव, तो वो आप ऑप्शन बाइंग करोगे, वो आपका उस दिन आपका स्कैल्पिंग हो जाता है, वो स्कैल्पिंग ट्रेड्स बनते हैं, फिर वो ट्रेंडिंग नहीं बनेगी। उसके लिए रेडी रहना है, हर दिन मार्केट बड़े बड़े ट्रेंड्स नहीं देने वाला है, राइट? सो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये चीज़ एक्चुअली मेन रहता है ट्रेडिंग। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि लेवल ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, वो ट्रेडिंग नहीं है। उस उतने नॉलेज पे लोग अगर ट्रेडिंग करने लग जाएंगे तो कोई भी पैसा कमा लेगा। तो हमें वो भी चीज़ समझनी है कि आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे आप एक एग्जांपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप करो, एक होता है टेस्टिंग वाला बोलेंगे, जो टेस्टिंग जो आया, चलो लाइट आ रही है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं, वो देख रहा है, और एक होता है डेवलपर। वो डेफिनेटली डिमांड हमेशा मार्केट में इसकी रहेगी, क्योंकि ये एक बंदा एक तरीके से चीज़ों को कोड करके फ्रॉम द स्क्रैच बना रहा है। टेस्टिंग वाला इट्स जस्ट अ सपोर्ट मटेरियल। हमें इस रोल में नहीं रहना। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है, आपको प्राइस एक्शन से आपको ये करना है कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स का जो नस है उसको पकड़ना है, और कौन से ट्रेड्स बैठते हैं उसके लिए सिस्टम दिया रहता है। अगर आपके ऑप्शंस प्रीवियसली वी 50 EMA के नीचे और आप बोलेंगे नहीं मेरे को बाइंग करनी है उसमें, और फिर देन यू एक्सपेक्ट बड़े मूव्स आएंगे और नहीं आएंगे, तो उसमें फिर गलती किसकी है? हम ईगोइस्टिक हो गए, हम बायस बना ले, नहीं मेरे को बड़ा वहाँ पे बाय चाहिए, मूव चाहिए। वो मार्केट उस पर्टिकुलर फेज में वो मार्केट है ही नहीं ना। ऐसे मार्केट में आपको कॉम्प्लेक्स जब वो मूव्स दे रहा है ऊपर डायरेक्शन में, तो ट्रैप होना बहुत ईजी है। ऐसे मार्केट में कौन से मूव्स चलेंगे? ट्रैप वाले। अब हम अगर बाइंग यहाँ की जगह यहाँ ट्रिगर होंगे तो वो मार्केट की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है, क्योंकि हम साइडवेज मार्केट में लेट एंट्री लेते हैं और वो बैकफायर करेगा, राइट? वो बहुत गलत गंदी तरीके से बैकफायर करेगा, और ऐसे केसेस में ही लोगों को लॉस होता है बहुत बार कि ये ब्रेक ले लिया और वहाँ से वो 400-500 का कॉल आ रहा है सीधा 300 पे, और वो बुक करके बैठे 200 का लॉस, जबकि वो रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियाँ हो गई, सब धज्जियाँ हो गई, बट सब मतलब भूल गए वो। तो मेन चीज़ है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बाइंग, ऑप्शन बाइंग, क्या ट्रेड लेना है, वो सब बात की बात है। सबसे मेन चीज़ है मार्केट के फेस को आइडेंटिफाई करो, उसमें वो क्लियर ट्रेंड में है, वो साइडवेज में है। जब साइडवेज रहेगा वो कॉम्प्लेक्स मूव्स देगा, या फिर वो मोमेंटम बेस्ड है। हमने यहाँ पे मोमेंटम, जैसे आपने जैसे बोला था रिवर्सल, यहाँ पे ले लिया, बट मार्केट का हमें ये भी पता है कि ऊपर उसको हर एक लेवल पे बैरिकेड्स है। अगर वो फ्रीली नहीं जा रहा है, या हमारी जो ये WRCs बनी है उसको इतनी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, देखो यहाँ पे WRCs को उसने एंगल्फ कर लिया, तो मतलब अब यहाँ भी क्लियर कर दिया था कि अब वो मतलब मूव वो इतना क्लीन नहीं देने वाला है। तो जैसे अब ये WRC बनी जिसने रिवर्सल ट्रिगर किया, मार्केट आ रहा है और इस WRC को भी यहाँ पे खा रहा है, मतलब ये रेंज का लो हो गया, ये रेंज का हाई हो गया, इसके बीच में कॉम्प्लेक्स मूव्स मिलेंगे। तो इस टाइम पे हम क्या प्ले करेंगे? रेंज लो से रेंज हाई से रेंज लो। हम ये ऐसी इस सिस्टम्स में फिर हम प्ले करते हैं। तो मार्केट फिर ये रेंज लो के पास आया, उसने REB भी दिया, ब्रेकआउट दिया, तो हमारा काम है रेंज हाई तक प्ले करो। अब रेंज हाई के ऊपर अगर कंटिन्यू कर रहा है तो वो बोनस, बट अगर वो रेंज हाई के ऊपर कंटिन्यू नहीं कर रहा है और वापस रेंज में पटक रहा है, क्योंकि मार्केट का फेस साइडवेज है, तो आपको रिवर्सल ट्रेड करना पड़ता है। ये चीज़ विल डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम द क्राउड। जो बाकी की चीज़ें लोग जो जहाँ पे सेक्रीफाइस होंगे, ऐसे मार्केट्स में आप पैसा बना के लेके जाओगे, राइट? क्योंकि एवरीबडी, मैक्सिमम लोग वैसे ही सोचते हैं, अरे ब्रेकआउट हुआ बाय करो, अरे ये PDL ब्रेक किया सेल करो। तो वो थॉट प्रोसेस चेंज करना है, और वो प्रोजेक्शन, इसीलिए वो प्रॉपरली सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
until unless that thought process change, it will be very difficult to make consistent money, very difficult, right? So we have to be stay ahead of this game. चीज़ें सिंपल है, बस हमारा जो जिस तरीके से हम मार्केट को सोचते हैं, मतलब कि क्या होना चाहिए, उसमें थोड़ा मैच्योरिटी आना इंपॉर्टेंट है, राइट? वो डेवलप करो एंड सेटअप को ट्रस्ट करना सीखो. रोज़ रोज़ चेंज मत करो अपनी स्ट्रेटेजी, आज मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा. नो, सेटअप इसीलिए बना है कि आप एवरी डे यू जस्ट कम, क्योंकि मार्केट ये चेंज हो, आज ऐसा है, कल ट्रेंडिंग हो जाएगा, परसों वापस साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद ट्रेंडिंग हो जाएगा, ये चेंज होते रहेगा. बट सेटअप इज़ द वन दैट विल सेव यू लॉट. अगर हमने कोई सेटअप लिया, हमने 1:1 मिल गया, हमको रिस्क ले लिया, बुक कर लिया, अगर वो ट्रेंडिंग है तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करेगा, हमारा काम हो गया, ट्रेंड बन गया. बट अगर वो ट्रेंडिंग नहीं है, क्या करेगा, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर लेगा. तो समझ में आ जाएगा कि यार ये तो कुछ कॉम्प्लेक्स मूव है. आज वापस सेटअप दिया, वापस हमें ट्रेडर्स दे देगा, वापस हमारा ट्रेलिंग हिट करेगा, तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स दे रहा है वो, तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि यार ये आज उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मूव है. डोंट ट्राई टू मेक बिग प्रॉफिट्स इन एवरी मार्केट, बट एटलीस्ट मेन कंटेक्स्ट है कि मार्केट डिफ़िकल्ट रहे, इजी रहे. आज का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई था मार्केट का, दैट आई वुड एग्री. एटलीस्ट नए लोगों के लिए डिफ़िकल्टी लेवल हाई था, राइट? सो डिफ़िकल्टी लेवल हाई, तो इसमें हमारा एटलीस्ट बड़े लॉसेस नहीं होने चाहिए. इस मार्केट में पैसा नहीं कमाया तो भी चलेगा, फाइन, बट एटलीस्ट छोटा प्रॉफिट या वो भी खाया तो भी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और जब इजी मार्केट है, जैसे कल का मार्केट बहुत इजी था, रिवर्सल दिया, ब्रेकडाउन दिया और लोअर हाई पूरा लोअर हाई में चलते जा रहा था, तो इजी मार्केट था. उसके पहले का मार्केट भी रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट था. आज के सामान्य मार्केट था, ये भी कॉम्प्लेक्स मूव, अप डाउन अप एंड पूरा लॉक, पीडीएल के आगे पीछे डांस किया पूरा उसने. उसके पहले का मार्केट बहुत ईजी था, सीधा फर्स्ट हाफ में. ये तो हमने ट्रेड भी किया था मंडे को लाइव सेशन और बढ़ा हूँ, राइट? तो मार्केट की डिफ़िकल्टी लेवल्स चेंज होंगे, बट आपके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी सिर्फ एक ही चीज़ लेके आएगा, वो है बीइंग लॉयल टू द सेटअप्स दैट यू हैव लर्नड एंड फॉलो. उसको आँख बंद करके फॉलो करो, रिस्क मैनेज करो, बाकी का छोड़ दो. डिफ़िकल्टी लेवल हाई रहेगा तो एक ही चीज़ होगी, पैसा कम देगा, वो चलेगा. डिफ़िकल्टी लेवल जब मार्केट की ऑटोमेटिक मीडियम ईजी हो जाएगी, वो आपको पैसा दे देगा, क्योंकि मार्केट का ऐसी है, वो 2 दिन का पैसा 1 दिन में देता है और नेक्स्ट डे आपको कुछ भी नहीं देगा. वो साइकिल चलते रहेगा वैसा, ठीक है? उसको फॉलो करो एंड थोड़ा सिंसियरली ट्रेड करो, एंड एवरी टाइम आफ्टर टेकिंग द ट्रेड्स एंड बिफोर टेकिंग द ट्रेड्स थोड़ा सा मैच्योर वे से मार्केट को रीड करना हैबिट बना दो. सो इट विल हैव अ लैंडमार्क चेंज इन हाउ यू ट्रेड, और आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे. इधर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत नहीं, बस यू हैव टू बी लिटिल बिट, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से हमें करना है कि जो ट्रेड ले रहा हो वो ट्रेड में कितना बेटर तरीके से ले पा रहा हो कंपेयर टू बाकी की जो ऑडियंस है, राइट? वो आपको देखना है. चलो ठीक है, बहुत हो गई फिर आज की, चलो ज्ञानबाजी. फिर हम मिलते हैं, नेक्स्ट लाइव सेशन अपना मंडे को होगा मोस्टली, तो उसका अपडेट मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना? चलो, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय. गुड नाइट.